वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो एनवायरमेंट का लिस्टिंग वीडियो है। ये आपके आने वाले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ और बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो उतना ही रेलेवेंट है। इस वीडियो में एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड सभी कुछ होलिस्टिकली कवर किया गया है। मैं उम्मीद करती हूं आप ये वीडियो 2-3 बार अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और फिर अपना फीडबैक हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएंगे। 2-3 बार वीडियो देखने से फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिए, फ्री वीडियोस अवेलेबल कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है हमारी टीम की तरफ से, तो आप लोग अच्छे से इसका लाभ उठाइए और अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करके आइए। बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं शिवांगी सिंह आप सभी को इंग्लिश मीडियम का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का लिस्टिंग कराऊंगी, जो ये हमारा 4th एडिशन है और ये 2023 हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं आशा करती हूं कि इस नए साल में जो भी आप लोग चाहते हैं वो आपको मिले और अच्छे से आप मेहनत करें और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लिस्टिंग का मतलब है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा एक जगह कंपाइल्ड हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अगर कोई अपडेट इसके बाद आती है तो वो आपको अलग से नोटिफाई कर दी जाएगी। हमारे पेड कोर्सेज के लिए आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पे, और ये पर्टिकुलर नंबर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर अगर आप इन सब का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ईयर और लोकेशन नेशनल पार्क्स की। अब देखिए, पहला ही जो सवाल है वो ये है कि नेशनल पार्क्स हैं कितने। याद रखेंगे 106 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन तो याद रखना बहुत मुश्किल है, सारा बहुत तो आप नहीं याद कर पाएंगे। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप थोड़ा सा आइडिया लेके जाइएगा। जनरली मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। और यहां पे मैं आपको एक बात कहूंगी कि आप एक मैप पे स्टेट वाइज ये लोकेट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। अदरवाइज आप ये वीडियो देखिए 2-3 बार और आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, बशर्ते आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। बहुत आसान है, सबको याद रहेगा, लखीमपुर खेरी में है। और देखिए, अपने स्टेट का जो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट रीजन भी याद रखिएगा। बाकी तो आपको नेशनल पार्क का नाम मैच करने के लिए पूछा जा सकता है स्टेट के साथ। 1977 इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी। ऐसे याद कीजिए तो क्या होगा ना, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये सारे में से कोई आता है तो वो तो उत्तराखंड में है। मान लीजिए ये किसी और के साथ मैच करने के लिए दे दिया है, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर जाएंगे। अब देखिए, कॉर्बेट कहां पे? नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में। गंगोत्री है उत्तरकाशी में। गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में। नंदा देवी नेशनल पार्क है चमोली में। राजाजी नेशनल पार्क है देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार में। मतलब एक से ज्यादा जगह पे भी नेशनल पार्क पड़ सकता है ना। अब यहां पे ईयर ऑफ नोटिफिकेशन कॉर्बेट का इंपॉर्टेंट है, ये है 1936। अच्छा, कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? आप में से ये मुझे कमेंट करके बताना है। और देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए होल हार्टेडली, तभी इंटरेक्शन 2 वे हो सकेगा। नहीं तो मैं यहां पे पीडीएफ पढ़ दूंगी, आप लोग सुने ना सुने इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंटरेक्शन 2 वे रखेंगे जिससे आप भी पार्टिसिपेट करें। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में आता है। बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, 1989 में वेस्ट चंपारण। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम भी बोलते हैं, और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। देखिए 2008, कुछ जो लेटेस्ट वाले हैं ना वो थोड़ा ध्यान रखना। 2005 वाला है देखिए राजीव गांधी। अरुणाचल प्रदेश में है मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। अब देखिए असम आ गए हैं हम।
दिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क काफी पुराना है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, कौन से जानवर के लिए ये फेमस है, आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। और मानस नेशनल पार्क, बारपेटा, बोनगायगोन। अब देखिए मानस नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है मानस नदी के नाम पे, जो इस नेशनल पार्क से होती हुई गुजरती है। नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। देखिए राजीव गांधी अभी हमने कहां पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में भी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। रायमोना नेशनल पार्क, ये 6th नेशनल पार्क है असम का और 105वां नेशनल पार्क है पूरे भारत का। देखिए जून 2021, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एकदम लेटेस्ट फैक्ट है ये। दिहिंग पटके नेशनल पार्क, ये 7th नेशनल पार्क है असम का और 106वां नेशनल पार्क है इंडिया का, जून 2021। तो इस डेटा का पुराना मत समझिए, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, याद रखना है आपको, पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क बोलते हैं जिसको, इंद्रावती कुट्रू नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको, और कंगर वैली नेशनल पार्क बस्तर में पड़ता है। ये देखिए ये काफी पुराने हैं, 1981, 82, 82। गोवा में है मौलिम नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, 1992 में बना था ये। गुजरात में है ब्लैकबक वेल्वदार नेशनल पार्क, भावनगर में है, जो कि गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ में, और मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। आप मेरे को बताएंगे ये, चलिए तो नाम से पता चल रहा है खैर कि ब्लैकबक किसके लिए फेमस है और गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। हरियाणा, हरियाणा में है कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क कुल्लू में है, ये तीनों खीरगंगा, और पिन वैली नेशनल पार्क, और कर्नल शेरजुंग सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। देखिए ये काफी लेटेस्ट है, 2010, 2010 और 2010। झारखंड में देखेंगे तो बेटला नेशनल पार्क, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 1986। कर्नाटका में है अंशी नेशनल पार्क, 87 में। बांदीपुर नेशनल पार्क, 74, वेरी ओल्ड, वेरी फेमस। बनरघटा नेशनल पार्क या फिर बानरघटा जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें, 1974। और ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये एक पहाड़ी भी है वहां पे, 1987। आप बता सकते हैं आप में से कोई इसका मतलब क्या है, कुद्रेमुख का मतलब क्या होता है। और नागरहोल नेशनल पार्क, देखिए राजीव गांधी, कितने हो गए राजीव गांधी के अभी तक, ध्यान रखिए आप। केरला में है अन्नमुडई शोला नेशनल पार्क, ये शोला वेजिटेशन मिलती है वहां पे, उसके नाम पे पड़ा है ये, 2003, क्वाइट यंग। एरविकुलम नेशनल पार्क, मठीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंबडम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के खासकर ध्यान रखिएगा, काफी पूछता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरला में है। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं, जो कि इसको बना देता है द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। एक लाइन का मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बताइए कौन कौन से हैं। बांधवगढ़, डायनासोर फॉसिल्स, फॉसिल, देखिए नाम का डिफरेंस देखते जाइएगा, ये देखिए 2011 का है ये। पेंच नेशनल पार्क 75, कान्हा नेशनल पार्क 55, कुनो नेशनल पार्क 2018, वेरी वेरी लेटेस्ट। माधव नेशनल पार्क 1959, पन्ना नेशनल पार्क 1981, संजय नेशनल पार्क 81 एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क 1981। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के देखेंगे तो एक ही वन विहार और आप मध्य प्रदेश में ऐड कर लीजिए। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच बॉर्डर पे आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के। संजय गांधी बोरीवली बॉम्बे में पड़ता है ये, और तडोबा नेशनल पार्क, ये हो गए हमारे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। और देखिए इसमें से जो सबसे लेटेस्ट है वो 2004 में ये चंदोली वाला है, बाकी सब काफी पुराने हैं, आप देख सकते हैं एक बार। मणिपुर में है केबिल लामजो नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज के लिए फेमस है आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। और है सिरोही नेशनल पार्क, इम्फाल में पड़ता है ये। मेघालय में देखिए बालफक्रम नेशनल पार्क, गारो हिल्स के साउथ में पड़ता है। और नॉक्रिक रिज नेशनल पार्क, ये वेस्ट में पड़ता है गारो हिल्स के। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क या फिर फोंगपुई, जिसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, 91 और 92 में। नागालैंड में इंतांकी नेशनल पार्क, एक ही है, देख लीजिए, दीमापुर में है, 93 में बना था। ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। आप मुझे बताएंगे भीतरकनिका किस चीज के लिए फेमस है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, ये यूपीएससी में भी सवाल आया था इस नेशनल पार्क पे, जैसलमेर बाड़मेर रीजन में पड़ता है, 1992 में। केलडो घना नेशनल पार्क 81 में। मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क 2006 में।
रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर 1980 में, और सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर में 1992 में बना था। सिक्किम में देख लीजिए कंचनजंगा नेशनल पार्क, नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है, देखिए कितना पुराना है। तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन है ये एक्चुअली नेशनल पार्क, 76 और 1980। और यहां पे है इंदिरा गांधी अन्नमलई बोलते हैं जिसको, 1989। मुधुमलई नीलगिरी में 1990। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहां पे है, नीलगिरी में 1990, काफी पुराने हैं। तेलंगाना में देख लीजिए कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है हैदराबाद में 1994, ये स्पेलिंग आप ठीक कर सकते हैं हैदराबाद की। महावीर हरीना वनस्थली रंगारेड्डी में 1994। मृगवानी नेशनल पार्क 1994 सेम। अब त्रिपुरा का देख लीजिए जरा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क देखिए 2007। बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क, मतलब ये इस जानवर के नाम पे पड़ा हुआ है, और ये भी जानवर के नाम पे पड़ा हुआ है। एक बार आप इंटरनेट पे इनकी फोटो देख सकते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा लिंक हो जाता है। वेस्ट बंगाल में है बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा, जल्दापारा, न्यूरा वैली, सिंघालीला नेशनल पार्क, और सुंदरबन नेशनल पार्क देखिए सदरन टिप है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के टिप पे पड़ता है, सदरन ईस्टर्न टिप पे। अंडमान एंड निकोबार में देखिए कैंपबेल, गैलाथिया, महात्मा गांधी मरून, वंडूर, माउंट हेरियट, रानी झांसी, मरीन नेशनल पार्क और सैडल पीक नेशनल पार्क। ऐसे आप एकदम से सारे नाम पढ़ लीजिए पहले तो, और फिर आप देख सकते हैं उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, श्रीनगर में 1992 द चिंगम नेशनल पार्क, और काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में, और किश्तवर का एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं, वो भी काफी पुराना है। और देखिए लद्दाख में तो एक ही है, हेमिस नेशनल पार्क, लेह में पड़ता है 1981। तो ऐसे हमने सारे नेशनल पार्क्स देख लिए हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और मैच द फॉलोइंग में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एक बार हल्का सा रफ आइडिया देखिए, लेटेस्ट वाले बिल्कुल पता होने चाहिए, जो अभी हमने ऊपर देखे थे जून में जो बने हैं वो आपको पता होने चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको नाम और उनका स्टेट का नाम पता होना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे एक नोट करके दिया हुआ है, ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये गुजरात में गिर से जो एशियाई लायंस थे उनका जो ट्रांसफर हुआ था, स्थानांतरण हुआ था, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी तो उसमें एक क्लॉज था जिसके अकॉर्डिंग 2018 में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मतलब उसको नेशनल पार्क बना दिया गया था, लेकिन ये किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बेसिकली जो नेशनल पार्क्स है ना, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो 12 हो गए हैं। तो अगर कहीं पूछ लिया जाए ऐसे 12 भी डेटा दिया हो तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ये मतलब कहीं भी आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा ये फैक्ट, लेकिन ये एक एडिशनल डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, स्टेट देखेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम देखेंगे। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, तो हर एक का तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हम याद नहीं रख सकते हैं, तो हम सब इंपॉर्टेंट नाम और स्टेट्स से मैच द फॉलोइंग में ही आता है ये, या फिर ऐसे दे सकता है कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सी लोकेटेड नहीं है, तो वो भी आपको तभी पता होगा जब आपको सबके नाम पता होंगे। तो हिमाचल प्रदेश की देखेंगे हम चंद्रताल, पोंगडैम लेक और रेणुका। पहले इधर वाली देख लेते हैं फिर इधर आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चंगथाल कोल्ड डेजर्ट, होकरसार, सुरिनसर मनसर। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्धा, हजारीबाग, पारसनाथ, पालमऊ, तोपचाची, कितना अच्छा नाम है। कर्नाटका में डांडेली, घटप्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी। केरला में ये तो नाम से थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, लेकिन साउथ वाली में साउथ वाले सारे ऑप्शंस में होते हैं तो थोड़ा सा पता इसलिए होना चाहिए। थाडेकड़ बर्ड्स, इडुकी, नेयार, परम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वॉयनाड और कुमारकोम। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है। प्राणहिता और किन्नर सोनी ये तेलंगाना में है। दिल्ली में असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी भी नाम है इसका। अरुणाचल प्रदेश में पकुही, सेसा ऑर्चिड। मिजोरम में दंपा और थोरन तलग, अब थोरन तलाक बोल लीजिए, थोरन तलग बोल लीजिए। त्रिपुरा में गुमटी और सिपाहीजला। उत्तराखंड में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना और टाटा पानी। महाराष्ट्र में फनसड़, बोर, कालसुबई, हरीशचंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा बर्ड, पेनगंगा, उमरेड, करहांडला। बिहार में
बरेला लेक, प्रेजेंट डे सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड्स विहार है ये। भीम बांध, गौतम बुद्धा, कन्वर झील, कायमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ में सुकना लेक है, पंजाब में हरीके लेक है, छत्तीसगढ़ में अचनकमकर और सीता नदी, गोवा में भगवान महावीर मौलिम बोलते हैं जिसको अभी हमने ऊपर भी देखा था। गुजरात में कच्छ बस्टर्ड सैंक्चुरी है। बस्टर्ड क्या है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है ये, उसके नाम पे है। गिर, गल्फ ऑफ कच्छ, मोरिन, नाल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तेलंगाना में पखाल, उड़ीसा में भीतरकनिका, छलका, गहिरमाठा, मरीन, नंदकनन, सतकोशिया और सिमलीपाल। ये सतकोशिया गॉर्ज होगा, GORGE। राजस्थान में माउंट अबू, सरिस्का, जवाहर सागर, नेशनल चंबल और वन विहार। नागालैंड में फकीम, असम में डीपरबोल, ईस्ट कर्बी एंगलोन और लावाखोवा। तमिलनाडु में कोडिया केनाल, नेलाई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट लेक, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी अन्नमलई, विदांगथल, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूपी में देख लीजिए बखीरा, कायमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला बर्ड, पटना बर्ड विहार। और हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए शिरकरी देवी। ठीक है, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लीजिए। अच्छा, आप में से मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको अभी बता दूंगी, लेकिन आप खुद कुछ थोड़ा सा एफर्ट तो डालेंगे। सारा फैक्चुअल डेटा यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा जो डेटा मतलब पूछ सकता है ना एग्जाम में, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो 4 पॉइंट दे सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और पूछ सकता है कि क्या ये सही बैठते हैं इसके ऊपर। तो आप मेरे को ये कमेंट डाउन करके जरूर से बताएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए नवंबर 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 68,640 हेक्टेयर्स कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने स्टेट का, तमिलनाडु के स्टेट का। अब जो ये सेंचुरी है ये रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में फॉल करता है, कृष्णगिरी और धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर डिक्लेयर किया गया, ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जुलाई 2022 में वेरी लेटेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी लेटेस्ट, मध्य प्रदेश ने एक नया सेंचुरी स्टैब्लिश किया है, कर माझरी सेंचुरी। तो बॉर्डर एरियाज जो है ना पेंच टाइगर रिजर्व के, उसको इंक्लूड कर लिया है इसमें। अब डिपार्टमेंट ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी बनाने का फैसला किया है। कहां पे? लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये कहां लोकेटेड होगा? लद्दाख के हैंडले में, एज पार्ट ऑफ चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हमने देखा था ना, उसी का पार्ट होगा ये। और अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व्स बनाए दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्टेट में, और ये 2339 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में फैला हुआ है, जो कि नरसिंहपुर, दामोह और सागर डिस्ट्रिक्ट्स MP की कवर करता है। ये होस्ट करेगा टाइगर्स कहां से? पन्ना टाइगर रिजर्व से, और जो कि एक्चुअली जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसका कुछ पार्ट सबमर्ज कर जाएगा, क्योंकि केन और बेतवा रिवर्स की इंटरलिंकिंग चल रही है। ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। चलिए, अक्टूबर 12, 2022 में इंडिया का पहला सेंचुरी एंडेंजर्ड स्पीशीज स्लेंडर लॉरिस के लिए नोटिफाई किया गया बाय विच गवर्नमेंट? बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये कितने एरिया में स्प्रेड होगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा ये। और इन्होंने इसको किसके अंडर किया है नोटिफाई? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1972 का, इसके अंडर किया जाता है। 26A क्लॉज 1 सब क्लॉज B। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको अलग से बताए गए हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। हर छोटा छोटा फैक्ट उठा के यहाँ पे रखा गया है। बहुत मेहनत लगती है कंपाइलेशन में, आप लोगों को रेडीमेड डेटा अवेलेबल कराने के लिए। आपको बस अच्छे से वीडियो देखना है, बार बार देखना है, और जो मैं पूछ रही हूं वो कमेंट डाउन जरूर करना है आपको, अदरवाइज देयर इज नो यूटिलिटी। चलिए, अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका ऑब्जेक्टिव देखिए मोर और लेस सेम ही होगा। किसी भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कोई प्रोजेक्ट क्या कर रहा होगा? उस पर्टिकुलर स्पीशीज, उस पर्टिकुलर ब्रीड के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसका हैबिटेट प्रोटेक्ट करना, उसको पोचिंग से बचाना, हंटिंग से बचाना। तो कुछ तो देखिए, कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हैं और कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको लर्न करनी ही करनी है। हम देखेंगे पहला प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए 1973 काफी अर्ली प्रोजेक्ट है ये, और आज तक प्रोजेक्ट टाइगर जो है, हम टाइगर से रिलेटेड जब बात सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उनका जो नंबर कम होता जा रहा है उसको प्रिवेंट करना और उनके नंबर को बढ़ाना।
यही तो ऑब्जेक्टिव आज तक चला आ रहा है, तो यही इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996। रेड पांडा जंगलों में पाया जाता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के, मतलब कि काफी ऊंचाई पे पाया जाता है, ये ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। इसको स्टार्ट किया गया था पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड नेचर फंड के कोलैबोरेशन के साथ। प्रोजेक्ट थामिन डियर, ये एक टाइप का डियर है, 1977। ये मणिपुर में पाया जाता है और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर मैमल्स है। जिस चीज को आप प्रिजर्व कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, वो काफी रेयर होगा ही। प्रोजेक्ट टर्टल कंजर्वेशन 1975, ये काफी डिस्टिंक्ट स्पीशीज है टर्टल की। कौन सी? ऑलिव रिडली साउथ अमेरिकन टर्टल। ये हर साल अंडे देने ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं इंडिया के, स्पेशली उड़ीसा कोस्ट, जो मैंने आपसे कहा था ना भितरकनिका, वो इसी के लिए फेमस है विंटर्स में। और ये काफी यूज होता है इनका वैल्यूएबल मेडिसिन बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1975 में। कहां से? देखिए, भितरकनिका सेंचुरी से, हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। देखिए, अगर कोई चीज मैंने आपसे ऊपर पूछी है और वो नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर करेंगे। तभी के तभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो वीडियो पॉज कीजिए, ढूंढिए उसका आंसर और कमेंट डाउन करिए। अब जो ब्रीडिंग ग्राउंड है इन टर्टल्स का, ये कहाँ पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है गहिरमथा बीच में। कभी इंटरनेट पे आप फोटोज देखिएगा, न्यूज़पेपर्स में भी काफी आता है जब ये लोग यहाँ पे ब्रीड कर रहे होते हैं, जो कि 3 किलोमीटर लंबा होता है और 350 मीटर चौड़ा होता है। एक आइलैंड है बेसिकली, जो 2 रिवर्स के माउथ पे लोकेटेड है, भितरकनिका सेंचुरी में। मैंग्रोव फॉरेस्ट इसी सेंचुरी में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट राइनो 1987, वन हॉर्न राइनो इंडिया में कहां पाया जाता है? सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और काजीरंगा में, अभी हमने ऊपर देखा था ना। और जल्दापारा सेंचुरी वेस्ट बंगाल में। ये काफी, मतलब ये रेफ्यूज साइट्स हैं, ये इनके रहने की जगह हैं। और इनका जो हॉर्न होता है, जिनका सींग होता है ना, उससे दवाइयां बनती हैं। याद रखिएगा ईयर 87। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975, अभी देखा था ना 75। देखिए, टर्टल और क्रोकोडाइल एक साथ कर लीजिए याद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा उड़ीसा से 1975 में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूएनडीपी के असिस्टेंस से। और इसको काफी एक्सपैंड कर दिया गया है कुकरे, लखनऊ में, राजस्थान, एमपी, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में। वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2006 में एक एमओयू साइन हुआ हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इन्होंने कहा हम वल्चर्स को प्रिजर्व करेंगे। वल्चर्स की काफी डेथ हो रही थी। एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है NSAID, जिनको बोलते हैं डाइक्लोफेनाक, काफी दवाइयों में, हम पेन किलर्स में पाया जाता है ये एनिमल्स को दिया जाता था। अब वल्चर्स किसको खाते हैं? कैरकैस को खाते हैं ना एनिमल्स के, तो उससे ये इनके अंदर जा रहा था। और किस वजह से इनकी डेथ हो रही थी? रेनल फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी किडनी पे ये असर कर रहे थे। आपने सुना होगा ज्यादा पेन किलर्स मत खाओ, किडनी खराब हो जाएगी। तो मतलब ह्यूमंस पे भी होता है इसी चीज का असर। अब ये तो बेचारे जानवर हैं, मतलब बर्ड हैं ये, और इनका बहुत जल्दी ये एनिमल्स को खाते थे और वो डेथ हो जाती थी इनकी। तो ये जो है प्रोजेक्ट कमीशन किया गया था जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर में। और पहला वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कंट्री का कहां बना है? धर्मपुर, असम में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टार बना लो। ये अजीब सा स्टार बन गया पर बना लो। गिर लायन प्रोजेक्ट 1973, गिर सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया गया 73 में। इसके साथ ही साथ गिर लायन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसी पार्क से। गिर पार्क जो है वो एशियाटिक लायंस का घर माना जाता है। काफी बड़ी जगह में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये नेशनल पार्क अकेला नेशनल पार्क है जहां पे ये शेर पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल है जो कि इंडिया में पाया जाता है। शेड्यूल 1 में प्लेस्ड है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। और 1992 में ये स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट सिंहभूम, झारखंड डिस्ट्रिक्ट से। जो मेजर एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया के, वो क्या कौन कौन से हैं? पेरियार सेंचुरी केरला में, मानस काजीरंगा असम में, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। 32 एलिफेंट रिजर्व्स है जो कि अभी हम आने वाले टाइम में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर डिक्लेयर्ड हैं। और एलिफेंट क्या है? ये नेशनल हेरिटेज एनिमल है। कब डिक्लेयर हुआ? 2010 में। प्रोजेक्ट मस्क डियर, ये मस्क डियर कौन सा होता है? कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं। 1970, देखिए सबसे पुराना शायद यही है। इसको स्टार्ट किया गया था 1970 में। कहां से? केदारनाथ सेंचुरी से और IUCN के कोलैबोरेशन में। मस्क सिर्फ मेल एंटीलोप्स में मिलता है, देखिए फीमेल में नहीं मिलता। कहीं लाइन लिखी आ जाए कि फीमेल्स में भी मस्क मिलता है, कस्तूरी वो नहीं मिलता है। ये एंटीलोप्स कहां पाए जाते हैं? ये भी हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं, चंबा वैली हिमाचल प्रदेश से सिक्किम तक।
कंजर्वेशन ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1997। ये एक थ्रेटेंड स्पीशीज है, हम सब जानते हैं, तो स्केड्यूल 1 में प्लेस्ड है। एंडेंजर्ड फौना जो है इनको डिक्लेयर किया गया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये हमारा। किसने डिक्लेयर किया? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्स ने। कब? अक्टूबर 2009 में। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, संगू रिवर्स ऑफ इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती हैं। ये सिर्फ स्वच्छ एनवायरमेंट में, क्लीन हैबिटेट में सर्वाइव कर सकती हैं। तो अगर ये नहीं मिल रही है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो गंदी है जगह। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी स्टैब्लिश की गई है सेंट्रल गैंजेस रिवर पे। कहां से? सुल्तानगंज से टू कहलगांव, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ये एशिया का अकेला सेफ हैबिटेट है गैंजेस डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए। और देखिए 3 गैंजेस, एक तो गैंजेटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन के अलावा 3 और डॉल्फिन स्पीशीज हैं दुनिया में। बाइजी डॉल्फिन चाइना के यांगसे नदी में, इंडस भूलन डॉल्फिन इंडस रिवर पाकिस्तान की, और बोटो डॉल्फिन जो कि अमेजोन रिवर में मिलती है। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किया। हंगुल क्या स्टेट एनिमल है? स्टेट कहां का? जम्मू कश्मीर का। ये डियर स्पीशीज को बिलोंग करता है, यूरोपियन रेंडियर स्पीशीज को ये बेसिकली बिलोंग करता है। जिसपे रेंडियर पे कौन आता है? वो सांता क्लॉज जिसपे आता है बैठ के। इट इज नाउ, मतलब जो स्ले होती है सांता क्लॉज की, उसको ये रेंडियर रन कर रहे होते हैं। ये अभी कहां पे पाया जाता है? हंगुल डचिंगम नेशनल पार्क में। इसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम 1993 दिल्ली में स्टैब्लिश हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कंजर्व करना टाइगर्स को बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 14 मई ऑफ 2018, इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक फ्रेमवर्क बना के दो लार्ज ग्रिड कनेक्टेड जो हैं विंड पावर से, पीवी हाइब्रिड सिस्टम का, जो कि यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमल और एफिशिएंट। किन चीजों का? विंड और सोलर रिसोर्सेज का, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड का। मतलब ये हाइब्रिड पॉलिसी है। बेसिकली आपको इसका ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे यूनेस्को ने जो वर्ल्ड नेटवर्क रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर हैं इंडिया के, मतलब यूनेस्को का ये वर्ल्ड नेटवर्क है जिसके अंदर इंडिया के बायोस्फीयर रिकॉग्नाइज्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक बात बताती हूं मैं आपको, ज्ञान सर पापा पिक्स के नाम से टेलीग्राम पे अपलोड करते रहते हैं छोटी छोटी पिक्स आपके एग्जाम से जस्ट पहले। और देखिए पुराने एग्जाम्स, मतलब अभी भी आपको वो मिलेंगी, जो लास्ट ईयर वाली होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो आप कुछ भी नहीं अगर कर सकते हैं तो एटलीस्ट, जैसे अब मैंने आपको बताया ये यूनेस्को ने जो रिकॉग्नाइज की हुई है बायोस्फीयर रिजर्व्स, अब वो आप जरा जाके पिक ढूंढ लीजिए टेलीग्राम पे, वो यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। तो इससे आपका भी फायदा हो जाएगा और एक बार सबका रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे तो सर रिवाइज करवाते हैं एग्जाम से पहले, लेकिन अब एग्जाम से जब आपके पास टाइम इतना है तो आप उसको यूटिलाइज ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये रेडीमेड तरीका है ये भी। चलिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट्स और कब वो यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड की गई हैं, ये जरा यहाँ पे साल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अननेसेसरी की ट्रिवियल डिटेल्स पे आपका ध्यान नहीं दिलवाती हूँ कि आप नहीं याद कीजिए, सारे ईयर्स पढ़ के जाइए, नहीं, मुझे पता है ह्यूमन कैपेसिटी है, नहीं याद रहता है ये सब, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा उन पे आपको ध्यान देना ही देना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा, 2009 में इंक्लूड हुआ। बे ऑफ मन्नार या फिर गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु 2001 में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में 2013 में। अगस्तमलई तमिलनाडु 2016 वेरी लेटेस्ट। नौक्रेक मेघालय 2009। अमरकंटक अचनमकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2012। नीलगिरी केरला कर्नाटका तमिलनाडु तीनों के बॉर्डर पे आता है ये 2000 में। और देखिए अर्लीस्ट है ये, या फिर पहला भी बोल सकते हैं इसको, दिस इज नंबर फर्स्ट। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009। कंचनजंगा सिक्किम दिस इज 2018। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल 2001। नंदा देवी उत्तराखंड 2004 एंड पन्ना इज द 12th वन। ये ऊपर 11 हो गई, 12वीं ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 12। इससे ये भी प्रिपेयर हो गया। एमपी अक्टूबर 2020, तो यहां से आपका ये प्रिपेयर हो गया। अब आप बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लीजिए इंडिया के सारे, ये तो वो हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूडेड हैं। और ज्यादा आपका मन करे तो डिटेल जानने का तो आप एक बार पढ़ सकते हैं यूनेस्को की वेबसाइट पे जाके कि ये किन क्राइटेरिया के बेसिस पे साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, वर्ल्ड की पहली साइट कौन सी है जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज की है? मतलब इंडिया की तो देखिए 2000 में रिकॉग्नाइज्ड है नीलगिरी, इससे पहले भी तो रिकॉग्नाइज्ड होंगी ना कुछ, तो पहली बताइए आप मेरे को कमेंट डाउन करके कि वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व टू बी इंक्लूडेड या फिर साइट टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। चलिए अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के ईयर। देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व दिया है यहाँ पे ईयर दिया है, ये इनका ज्योग्राफिकल एरिया दिया है, स्टेट दिया है, और वहां पे क्या पाया जाता है बेसिकली फौना, ये दिया हुआ है।
दिब्रू-सिखोवा 1997 असम में गोल्डन लंगूर के लिए बहुत फेमस है। ये ज्योग्राफिकल एरिया नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये कंपैरेटिवली छोटा है। देखिए दिहांग दिबांग 1998 अरुणाचल प्रदेश, देखिए मस्क डियर, मिशमी टेकन, रेड गोराल, इशाटेक ब्लैक बेयर। पंचमढ़ी 1999 एमपी, जाइंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल। कंचनजंगा 2000 में सिक्किम में रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड। अगस्थमलई 2001 में तमिलनाडु केरला। नीलगिरी ताहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एलिफेंट्स। अच्छा ताहर जो है ये क्या है बेसिकली, मतलब ये हाथी है, ये बिल्ली है, मतलब ये है क्या एक्चुअली? आप मुझे जरा देख के इसकी फोटो और बताइए ये क्या है। अचनाकमकर अमरकंटक 2005 में एमपी छत्तीसगढ़। ब्लैक बक चिंकारा, ब्लैक बक का तो बड़ा फेमस केस है, आप सबको पता ही होगा। वुल्व्स जाइंट स्क्विरल। रन ऑफ कच्छ 2008 में गुजरात। इंडियन वाइल्ड एस, जंगली गधा जो होता है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, स्नो लेपर्ड। शेषचलाम 2010 में आंध्र प्रदेश। स्लेंडर लॉरिस अभी हमने ऊपर पढ़ा था। पेंगोलिन, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये बड़ा स्केली एनिमल होता है, मैमल बेसिकली। पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश। टाइगर, चिताई, चिंकारा, सांभार और स्लॉथ बेयर। अब ये मुझे बताएंगे देख के चिताई क्या होता है। चिंकारा पता है आप लोगों को क्या होता है वैसे? ये भी देख के बताइए, ये तो पता होगा वैसे। गल्फ ऑफ मन्नार 89 में तमिलनाडु कोस्ट। ड्यूगोंग और सीका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है जरा देख के मुझे इसके बारे में 3 लाइन और लिख के बताइए फटाफट। यहीं पे वीडियो पॉज कर दीजिए और ड्यूगोंग के बारे में देख के मुझे बताइए आप। तो बहुत ही अलग किस्म की समुद्री गाय बोल सकते हैं आप इसको, और वेजिटेरियन होती है ये। नीलगिरी तमिलनाडु केरला कर्नाटक का। नीलगिरी ताहर अगेन लायन टेल मकैक, मकैक बोलते हैं इसको, बंदर होता है ये। नंदा देवी उत्तराखंड। स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, मस्क डियर, स्नोकॉक, गोल्डन ईगल और ब्लैक ईगल। नॉकरेक 88 में, देखिए दोनों 88 में, ये नीलगिरी 86 में है। उत्तराखंड का हो गया नॉकरेक। मेघालय रेड पांडा। मानस 89 में, देखिए नॉकरेक, मानस, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार, ये सब याद कर लो। ये तीन जो है ये नीचे की 89 में और ये ऊपर की 2 88 में। ये मानस असम में, रेड पांडा गोल्डन लंगूर। सुंदरबन 89 में, वेस्ट बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर तो पता ही होगा आपको। ग्रेट निकोबार 89 में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी में होता है ये मगरमच्छ। सिमलीपाल ओडिशा। गौर, गौर तो पता है ना क्या होता है? ये गौर भी नहीं पता, बताओ जरा गौर क्या होता है? रॉयल बंगाल टाइगर और वाइल्ड एलिफेंट। तो ये हमने सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के देख लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पता होने चाहिए इसलिए बताए गए हैं। अब देखिए टाइगर रिजर्व्स कितने इंडिया में? 53। अब आप कहेंगे मैम सब याद रखने हैं। देखिए पता तो होने चाहिए, ये मुझे लगता है वैसे भी पता होने चाहिए। अब कहीं बैठे हैं आप, बातचीत हो रही है, वो आपको बोले अरे हम घूमने गए थे मानस, आपको पता ही नहीं है मानस कहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लगता है ये तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना आजकल के, उनके लिए बेइज्जती वाली बात है। तो ये मुझे लगता है पता होना ही चाहिए। जैसे अब हो सकता है कुछ जगह जाके पता लग जाती हैं, अब जो लोग आसाम में रहते होंगे उन्हें तो पता ही होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज तो वैसे भी जनरल है ना बहुत, तो इसको थोड़ा स्पेसिफिक बना लीजिए और पेपर क्लियर कर लीजिए। चलिए तो टाइगर रिजर्व्स का कार्यक्रम शुरू करते हैं। स्टेट किसमें है? सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व का नाम, ईयर और एरिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें से आप मुझे बताइए सबसे छोटी कौन सी है? वो सर की जो पापा पिक है ना उसमें सब दिया हुआ है, उसमें सबसे नॉर्थ वाली कौन सी है, सबसे साउथ वाली कौन सी है, सबसे ईस्ट वाली कौन सी है, सबसे वेस्ट वाली कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। मतलब कमाल की फोटोज हैं वो, और उनको आप ढूंढ लीजिए जरा। मैंने आपको जगह भी बता दी है वो कहाँ मिलेंगी, और पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे, बस इतना सा काम है। चलिए 53 टाइगर रिजर्व्स। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, बस ऐसे फटाक से याद कर लो, ठीक है। अब ये देखिए तो बिल्कुल औरांग तो लेटेस्ट ही है ना। अरुणाचल प्रदेश में नामडाफा, पकूही और कामलांग 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीसैलम। और इसका एरिया यहाँ पे नोट करना है एक बार, फिर मैं आपसे पूछूंगी क्यों। चलिए तो लग ही रहा होगा आपको देख के कि काफी बड़ी है। तेलंगाना में आमराबाद और कवल, ठीक है, 2011 में है कवल तो डिक्लेयर्ड। बिहार में वाल्मीकि एक ही है, 89-90 में, काफी पुरानी है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचनकमकर, अब इसको थोड़ा सा आप जल्दी से प्रोनाउंस करेंगे तो बोला जाता है ये मुझसे, अदरवाइज ही बोला नहीं जाता, आप बताइएगा। इंद्रावती, अचनकमकर, उदांती, सीता नदी,
ये 3 हैं। झारखंड में पालामू, काफी पुरानी है, 73-74 में। कर्नाटका में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांडेली अंशी, बेलगिरी, रंगनाथ, देख लीजिए। ये हैं सारी, मतलब डायरेक्ट नाम पता होना चाहिए ना कि टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा आपने, अब वो टाइगर रिजर्व है या नहीं, तो ऐसे थोड़ा पता होना चाहिए। केरला में पेरियार और परम्बिकुलम 2 हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है इसको। बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच और ये ऊपर पन्ना और ये संजय डुबरी, ठीक है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, मेलघाट, पेंच, तडोबा, अंधेरी, सैद्री, नवेगांव, नागाजीरा और बोर टाइगर रिजर्व, छोटी सी है। मिजोरम में डम्फा, ठीक है। राजस्थान में देखिए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्र हिल्स, रामगढ़, विषधरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट। ये इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व है। टोटल कितनी है? 53। रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये। चलिए, उत्तर प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। लेटेस्ट कौन सी है इसमें से? पीलीभीत वाली। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, राजाजी 2 हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स। वेस्ट बंगाल में बक्सा, सुंदरबंस 2 हैं, ठीक है। 82, 83, 73, 74। ओडिशा सिमलीपाल और सतकोशिया, ये हैं 2। तमिलनाडु में कालकड़, मुदनथुरई, अन्नमलई, मुधुमलई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लिपुतूर, ये 51st टाइगर रिजर्व है और 5वीं है तमिलनाडु की, ठीक है। ये 51st है और 5वीं है तमिलनाडु की। आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन क्योंकि ये कंपैरेटिवली लेटेस्ट डेटा है। और अब आ गई है आपकी उत्तर प्रदेश, रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट 2022 में डिक्लेयर्ड है। ये लेटेस्ट है एकदम, स्टार बना लो इस पे। और यूपी का पेपर, यूपी की टाइगर रिजर्व, सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपने देख ली है सारी टाइगर रिजर्व्स इंडिया की। अब हम देखेंगे नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं इंडिया के। देखिए, ये एलिफेंट रेंज का क्या मतलब होता है? अब एलिफेंट इज अ काइंड ऑफ एनिमल जिसको काफी बड़ा एरिया चाहिए। दे मूव इन, वो बोलते हैं ना कि काफी बड़े बड़े झुंड में ये लोग मूव करते हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं। तो इनको काफी बड़ा एरिया चाहिए, दैट इज वाई वी कॉल इट एन एलिफेंट रेंज। और उसमें एलिफेंट रेंज का रिजर्व का नाम क्या है और वो किस स्टेट में पड़ेगा, इस तरीके से क्लब किया हुआ है। देखिए, जैसे ईस्टर्न इंडिया है, उसमें साउथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब क्लब किया गया है। तो यहाँ पे है मयूर झरना वेस्ट बंगाल में, सिंहभूम झारखंड में, मयूर भंज, देखिए झरना और भंज डिफरेंस याद रखिएगा। उड़ीसा में महानदी, उड़ीसा में संभालपुर, उड़ीसा में वैतरनी, उड़ीसा में साउथ उड़ीसा में लेमरू छत्तीसगढ़ एंड बादलखोड़ और तमोर पिंगला कहाँ पे? छत्तीसगढ़। तो आपको एक तो ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है डायरेक्ट स्टेट के साथ, और ये किसका पार्ट है, ये तो थोड़ा आसान हो जाएगा बताना, पर ये तो आपको याद रखना है। नदरन ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और असम वाला एरिया है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, सोनितपुर असम में। दक्षिण ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश 2 में डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ। देहांग पटकई असम में और साउथ अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा असम और नागालैंड, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एरिया असम में। धनसिरी लुंगडोग असम में। इंतांकी नागालैंड में। ईस्टर्न दार्स असम और वेस्ट बंगाल, चिरांग रिपू असम में। ईस्टर्न डोआस्क वेस्ट बंगाल में। ईस्टर्न हिमालयज मेघालय वाला पार्ट, गारो हिल्स मेघालय में, खासी हिल्स मेघालय में। नीलगिरी ईस्टर्न घाट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मैसूर कर्नाटका में, वायनाड केरला में, नीलगिरी तमिलनाडु में, रॉयल आंध्र प्रदेश में। सदर्न नीलगिरीज केरला, तमिलनाडु, नीलंबेर साइलेंट वैली केरला में। वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु, केरला, अन्नमलई तमिलनाडु में, अनैमुडी केरला में। पेरियार केरला और तमिलनाडु वाला पार्ट, पेरियार केरला में और श्रीविल्लिपुतूर तमिलनाडु में। नदरन इंडिया उत्तराखंड वाला पार्ट, शिवालिक या राजाजी उत्तराखंड में। नेशनल पार्क्स हैं जो ईस्टर्न रीजन्स ऑफ यूपी में। सिंगपान एलिफेंट जो रिजर्व है नागालैंड की, वो 32वीं एलिफेंट रिजर्व होगी कंट्री की है, मतलब आफ्टर इट वाज नोटिफाइड इन 2018। और अगस्थमलई तमिलनाडु का 5th एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। सेंटर ने अप्रूव किया है टेराई एलिफेंट रिजर्व बनाना है, कहां पे? दुधवा पीलीभीत में। और ये 3rd एलिफेंट रिजर्व होगी इंडिया की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है एलिफेंट रिजर्व से
रिलेटेड। अब देखिए मेजर एलिगेटर और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरियाज। अच्छा, एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मतलब ये तो खैर एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक जनरल बात है ये। बताइए आप मेरे को, कमेंट डाउन करके बताइए किसी को पता हो तो। गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में, नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में। तो कम ही है, आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, जो बात मैंने आपसे ऊपर पूछी थी वो यहाँ पे आई गई है। डिफरेंस नेशनल पार्क के बीच में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में पूछा था मैंने। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो होता है उसके, इन तीनों के बीच का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखेंगे नेशनल पार्क फुल्ली कंट्रोल्ड। देखिए बात पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह कंट्रोल्ड होते हैं ये। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्सनल एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे कि आप जो ट्राइबल वाले एरियाज हैं उसमें से आप फ्रूट्स कलेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत लकड़ी लेना चाहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, लेकिन प्राइवेट एक्टिविटीज अलाउड होती हैं बाहर के सेक्टर्स में। एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो जोन्स में डिवाइडेड होता है, ऐसे जैसे ये पहला जोन है, फिर ये दूसरा बफर जोन, कोर होता है, ये बीच वाला एरिया कोर होता है। नेशनल पार्क डेवलप किया जाता है किसी स्पेसिफिक एनिमल के लिए, जैसे कि टाइगर, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट या राइनोसेरोस। यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उसको कंजर्व किया जाता है। और यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम, पूरा एंडेमिक इकोसिस्टम कंजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क में सभी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती हैं, बंद होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, टिम्बर या फिर हनी लेना है, फ्रूट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये सब कलेक्ट करना है, ये सब थोड़ा अलाउड होता है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन, टूरिज्म, ये सब जो बफर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, उसमें अलाउड होता है। जो बीच का जोन होता है कोर, इसमें नहीं अलाउड होता है। इसकी बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसेस से सुनिश्चित की जाती हैं। इसकी बाउंड्रीज क्लियरली डिमार्केट नहीं की जाती। किसकी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सेम बायोस्फीयर रिजर्व की तो करी जाएंगी ही, जब इतना यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है। तो टूरिज्म अलाउड होता है नेशनल पार्क्स में, यहाँ पे भी टूरिज्म अलाउड होता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में टूरिज्म अलाउड नहीं होता है। ये जो एरियाज होते हैं नेशनल पार्क्स वाले, ये साइंटिफिकली एडमिनिस्टर और मैनेज किए जाते हैं। तो तीनों ही किए जाएंगे। देखिए ये तो कोई रीजन नहीं है ना कि यहाँ पे साइंटिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा या मैनेजमेंट नहीं होगा, तो ये तो तीनों में ही बात लागू होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी देखे। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं गंगा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था, ने बनाया क्या? 5 ईयर गंगा प्रोजेक्ट प्रोग्राम 84 में। सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनी 85 में। पहला फेज चला गंगा एक्शन प्लान का, जो कि तब प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने लॉन्च किया था जनवरी 1986 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA सेटअप की 2009 में। मिशन क्लीन गंगा स्टार्ट होता है, जो कि ये वाली अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर रही थी फरवरी 2009 से मार्च 2014 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने गंगा पोल्यूशन से रिलेटेड याद रखी, वो आपको पता होनी चाहिए। अब जो चल रहा है आजकल एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम, वो कौन सा है वो आप बताएंगे मेरे को। अब आप देखेंगे मेजर ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड। अब हम देखेंगे मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये मैच द फॉलोइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो मैप पे भी मार्क कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप पे ज्यादा आसानी रहती है याद करने में। कंट्री या फिर रीजन देखेंगे और ग्रासलैंड का नाम देखेंगे। साउथ अमेरिका में ब्राजील, ब्राजील वालों को बोलेंगे कैंपोस, और वेनेजुएला वालों को बोलेंगे लानोस। ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका के आपको 2 याद करने हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स हैं, हंगरी में पुस्टाज हैं, यूरोप और नॉर्थ एशिया में है स्टेपीज। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया दे कॉल्ड सवानास, और साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना और उरुग्वे वाला रीजन है उसको, वहां पे लोकेटेड ग्रासलैंड्स को कहा जाता है पैम्पास। अच्छा आप अब मुझे बताइए कितने टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब आप मुझे बताएंगे कौन से ट्रॉपिकल हैं और कौन से टेम्परेट हैं। मतलब बेसिक ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो प्लीज सर्च कीजिए और मुझे बताइए। मेजर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहां से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, और मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए पता है तो पता है, नहीं तो गलत होगा ही। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए और सही होना ही है फिर आपका। चलिए
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा रीजन में। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी झारखंड रांची। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटका बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एमपी में है, भोपाल में। जीवी पंत हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI तो बहुत फेमस है, देहरादून। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, मतलब पता ही होगा मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम लोगों को। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, देखिए प्लाईवुड और वुड दोनों कर्नाटका में ही है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट असम में है, जोरहट में, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन यूपी में है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयागराज में। सेंटर हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। देखिए फॉरेस्ट रिसर्च कहां पे है, देहरादून में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च कहां पे है, शिमला में। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट तेलंगाना में, हैदराबाद। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश जबलपुर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमने अभी देखे। अब हम देखेंगे वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन। देखिए ट्रोपोफाइट्स कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हैं। ये फॉरेस्ट और ग्रास वेजिटेशन है। हाइड्रोफाइट वर्ड से पता चल रहा होगा, जो सरफेस ऑफ वाटर पे ग्रो करती हैं। हाइग्रोफाइट जो ज्यादा ह्यूमिडिटी जहां पे होती है, ज्यादा मॉइस्चर जहां पाया जाता है, वहां पे जो वेजिटेशन उगती है। जेरोफाइट्स जो ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज में उगते हैं। मीजोफाइट्स जो टेम्परेट जोनल टाइगा वेजिटेशन है, टेम्परेट एरियाज में उगती है ये। क्रायोफाइट्स जो फ्रिजिड एकदम ठंडे जो इलाके हैं, जैसे कि लाइकन्स और मॉस। हेलोफाइट्स होते हैं, ये सॉल्टी सॉइल वेजिटेशन होती है, जैसे कि मैंग्रोव्स, वेरी फेमस एंड वेरी वेरी यूटिलिटीफुल फॉर एनवायरमेंट। लिथोफाइट्स जो कि हार्ड रॉक्स पे वेजिटेशन, कई बार आप देखते हैं छोटा सा एक पौधा उग जाता है, वैसी वेजिटेशन। पायरोफाइट ये फायर रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं जलते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये फायर रेजिस्ट कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स का। बायोम का नाम दिया हुआ है, उसमें पाई जाने वाली वेजिटेशन दी हुई है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। टुंड्रा वेजिटेशन, ये ट्रीलेस है, मतलब यहाँ पेड़ नहीं होते। मेनली क्या होगा, मॉस, लिचन्स या फिर छोटी छोटी ग्रासेस या श्रब्स होंगी। 2 सीजन्स होते हैं एक साल में। एकदम स्नो कवर्ड रेगिस्तान होता है। विंटर्स बहुत ही ठंडे और आइसी होते हैं। समर सीजन में क्या होगा, स्नो मेल्ट करेगा और फ्लड आ जाएगी। परमानेंट स्नो एक्यूमुलेट हो जाती है 3 मीटर तक जमीन के नीचे। बहुत दूर नॉर्थ और साउथ मतलब पोलर एरियाज में ये वेजिटेशन पाई जाती है। ये देखिए -10 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है। रेनफॉल देखिए 25 सेंटीमीटर है साल की। स्नोफॉल 10 से 20 सेंटीमीटर है साल की। टाइगा या बोरियल फॉरेस्ट्स होते हैं, मतलब लंबे लंबे ट्रीज होंगे। कॉनिफरस ट्री पाइन्स होंगे, मतलब नुकीले जो पत्ते होते हैं ना, जिनके ऊपर अगर स्नो गिरेगी तो वो नीचे आ जाएगी। पाइन्स होते हैं, स्प्रूस होते हैं, स्वॉम्प्स, प्लांट, फर्न्स एंड मॉस। लंबे होते हैं यहाँ पे, सर्दियां बहुत लंबी होती हैं, 2-3 महीने का समर होता है बस। बहुत हैवी रेन्स होती हैं और स्नो होता है यहाँ पे ह्यूमिड मंथ्स में। लोकेशन क्या है, काफी ऊपर के लैटिट्यूड्स या फिर नीचे के लैटिट्यूड्स पे ये लोकेशन पाई जाती है। टेम्परेट फोलिएज क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स लेयर होती है वेजिटेशन की, मतलब डेसिडुअस ट्रीज होती हैं, वो अपने पत्ते नीचे गिरा देते हैं तो उनकी लेयर बन जाती है। इसमें प्रॉपर 4 सीजन्स होते हैं और रेनफॉल काफी होती है, 80 to 140 सेंटीमीटर पर ईयर। सवाना ग्रासेस होते हैं यहाँ पे, श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। वाइन समझते हैं आप, बेल को वाइन बोलते हैं, ग्रेप वाइन। ये वो वाला वाइन नहीं है, ये VINES वाला वाइन है। ड्राई रेनफॉल होती है यहाँ पे और ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल 3 सीजन पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे घास फूसी होता है। टेम्परेट और सबार्कटिक ग्रासलैंड्स है ये, प्रेरीज और अभी हमने देखा था ना स्टेपीज। रेनफॉल 25 से 70 सेंटीमीटर होती है। डेजर्ट एरिया में नागफनी आप समझते होंगे, वो कैक्टस टाइप प्लांट्स, थॉर्नी श्रब्स जो होते हैं, काफी ड्राई होते हैं। रेनफॉल देखिए 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो देखिए डेजर्ट की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में तो वो यही तो होती है। रेनफॉल जहां पे 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम हो वो एरिया रेगिस्तान घोषित कर दिया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफी बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं, ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, सनलाइट तक अंदर नहीं जा पाती है। और वाइन्स होते हैं यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में, बेल वगैरह चढ़ जाते हैं एक दूसरे पेड़ के ऊपर। और ट्रीज काफी ऊंची ऊंची होती हैं। बहुत ह्यूमिड रहता है यहाँ पे, हैवी रेनफॉल रहती है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते सॉइल में।
और स्टेबल टेम्परेचर रहता है पूरे साल के साल। और ये कहाँ पे मिलेगा? इक्वेटोरियल, मतलब कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है उसी को तो हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। तो ये वाली चीजें हमने देखी, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हमने टेरेस्ट्रियल बायोम्स की। अब हम देखेंगे मैंग्रोव वेजिटेशन साइट्स इंडिया की। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे क्या वेजिटेशन साइट है, कौन सी स्टेट में पड़ता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने बेसिक भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैंग्रोव एक स्मॉल ट्री या श्रब होता है जो कोस्ट लाइन के अलोंग ग्रो करता है। मतलब जैसे ये अगर इंडिया है तो इसके अलोंग जो चीज ग्रो करेगी वो मैंग्रोव होती है। और जो इनके रूट्स होते हैं ना, जो इनकी जड़ें होती हैं, वो सॉल्टी सेडिमेंट्स में होती हैं, मतलब अंडर वाटर होती हैं। जैसे ये पानी है, पानी के अंदर इसकी जड़ें होती हैं। और ये फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं, मतलब फूल आता है इन ट्रीज पे, छोटे छोटे झाड़ टाइप होते हैं ये। और इनके फीचर्स बेसिकली ये होते हैं कि ये सैलिन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट और लो ऑक्सीजन कंडीशंस में मैंग्रोव सर्वाइव कर सकता है। ये सुनामी वगैरह से बचने का भी एक बहुत कमाल का उपाय होता है। मतलब अगर इसको कोस्ट लाइन पे ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए तो जो पानी आएगा एम्बैंकमेंट से वो मतलब फ्लडिंग नहीं होगी आसानी से। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, ऐसे छोटे छोटे हेयर निकले होते हैं रूट से, जिनको हम कहते हैं निमेटोफोर्स। ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये मडी सॉल्टी कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। और ये वीवी पेरस होते हैं, इनके सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, मतलब अटैच रहते हैं ये पेरेंट रूट से और ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताएंगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है सर भी बहुत अच्छे से उसको कराते हैं। और आप जो भी लेटेस्ट आपके पास अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया था, आप टेलीग्राम से पापा पिक डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे को बताएंगे कि मैंग्रोव कवर इंडिया का कितना है, टोटल परसेंटेज में बताएंगे। और जगह तो मैं आपको भी बता ही दूंगी मैक्सिमम जहां ये जगह पाया जाता है। अब इनका बेसिकली क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस, ये इकोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन प्रमोट करते हैं, ये साइक्लोन्स वगैरह के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, टाइड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, और कोस्टल स्टेबलाइजेशन देते हैं, ये इरोजन कम करते हैं, और वाटर प्योरिफिकेशन का भी काम करते हैं ये। और ब्लू कार्बन समझते हैं आप? ब्लू कार्बन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, स्टोरेज है ये बेसिकली। तो इस तरीके से मैंने आपको मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ी सी चीजें बता दी हैं। अब हम वेजिटेशन साइट्स यहाँ पे देख लेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी, कृष्णा, कुरेंगा, तमिलनाडु में मुटुपेट, रामानड, पुलिकट, काजू वैली, पिचोवरम, अंडमान एंड निकोबार में नॉर्थ अंडमान एंड निकोबार, केरला में कन्नूर, नॉर्थ केरला, वेम्बनाड, गोवा में गोवा ही है, महाराष्ट्र में विजयदुर्ग, वेल्लूर, बिकरौली, श्रीवर्धना, मुंबादेवी, मलवम, बसाई मनोरी, अचारा रत्नागिरी, देवगर, वेल्दूर, विकरोली, वेतरना, मालवान, गुजरात में गल्फ ऑफ कैम्बे और कच्छ, कर्नाटका में दक्षिण कन्नड़, होनावर, करवाड़, मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन, कुंडापुर, वेस्ट बंगाल में द वेरी फेमस सुंदरबंस, उड़ीसा में सुबर्णखा, ये रिवर है, धमरा, मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, चिल्का, और भीतरकनिका, महानदी, देवी कड़ुआ। तो आपको ये एटलीस्ट स्टेट्स पता होने चाहिए जहां पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। पता चला वहां पे लिखा है महाराष्ट्र मतलब वहां पे लिखा है मध्य प्रदेश, और आप लोग उसको टिक करके आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी मैंग्रोव्स हैं। तो ये टेबल बेसिकली आपका ये वाला पर्पज सॉल्व करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजर वेजिटेशन जोन्स इंडिया के। देखिए जोन दिए हुए हैं साइड में, फिर उसका एक्सटेंट मतलब किस जगह पे वो फैला हुआ है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। असम जोन कहाँ होगा? ब्रह्मपुत्र, सुरमा वैली, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, काफी डेंस होते हैं फॉरेस्ट, और क्लम्प्स मतलब कि बड़ी बड़ी घास के ऐसे गुच्छे टाइप बने हुए होते हैं बीच में। इंडस प्लेन जोन पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ गुजरात वाले रीजन में। ये रीजन कैसा होगा? ड्राई होगा और गर्म होगा। यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट और श्रब्स मिलेंगे। ये थॉर्नी है, THORNY, ठीक है, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, थॉर्नी। मालाबार जोन पेनिनसुलर कोस्ट पे मिलेगा। ये डेंस फॉरेस्ट के अलावा यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, जैसे कि कोकोनट, एरिका नट, ब्लैक पेपर, कॉफी, रबर और कैश्यू नट्स। अच्छा बताइए एरिका नट क्या होता है? हिंदी में बताइए एरिका नट को, कमेंट डाउन करिए। अंडमान जोन में अंडमान आइलैंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मैंग्रोव, देखिए अभी जो हमने देखा था, कोस्टल और अपलैंड फॉरेस्ट होंगे। वेस्टर्न हिमालयन जोन में कश्मीर से कुमाऊं तक ट्रॉपिकल जोन है। यहाँ पे पाइन होगा, सिडार होगा, कॉनिफरस ट्रीज, नुकीले पत्ते होते हैं जिनके, ब्रॉड लीफ टेम्परेट ट्रीज होंगी। एल्पाइन जोन कौन सा होता है? जो ट्री लाइन के ऊपर होता है और स्नो लाइन से नीचे होता है। ये व्हाइट सिडार होगा, यहाँ पे व्हाइट भोज ट्री होगा, एवरग्रीन ट्रीज होंगे बेसिकली। ईस्टर्न हिमालयन जोन दार्जिलिंग, सिक्किम से पहले पहले। टेम्परेट जोन होगा ओक, नटमेग क्या होता है? जायफल, मेपल,
एवरग्रीन ट्रीज होंगे, बड़े बड़े फूल खिलेंगे उनपे, और स्मॉल केन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। गैंजेटिक प्लेन्स एलुवियल प्लेन होगा, जालोड़ मिट्टी की जगह जो होती है। कल्टीवेशन होगा यहाँ पे व्हीट, राइस, शुगर केन का। डेक्कन रीजन इंडियन पेनिनसुला कंपोजिट लैंड है ये पूरा, और डेसिडुअस ट्रीज होंगी, और वेराइटी होगी यहाँ पे जंगली झाड़ियों की इस वाले रीजन में। अब हम देखेंगे बायोम। अच्छा, बायोम क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बायोम को बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि नेचुरली जो वेजिटेशन जहां पे पाई जाती है, अब उसमें जानवर भी, फ्लोरा फौना सब कुछ आ गया पूरा, और वो नेचुरली वहां पे होती है और उसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसी रीजन की, उसको बोला जाएगा बायोम। टाइप देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, वहां का क्लाइमेट, वहां की सॉइल और प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा फौना जो वहां पे पाया जाता है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है कि मतलब अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पूछ ली तो ना गलत हो, मैच द फॉलोइंग आ गया तो ना गलत हो, तो हर तरीके से पूरा टेबल आपको हेल्प करेगा। ट्रॉपिकल बायोम इक्वेटर के पास होगा। देखिए ये तो बेसिक ज्योग्राफी अब तक इतना पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं लिस्टिंग कर रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनुअल रेनफॉल कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। लेटराइट सॉइल होगी, मतलब कि लो न्यूट्रिएंट होंगे, क्योंकि वॉश आउट हो जाएगी ना, इतनी बारिश होती रहती है जहां पे न्यूट्रिएंट्स वहां पे वॉश आउट हो जाते हैं सॉइल के। बायोडाइवर्सिटी बहुत होगी, ऑर्किड्स होंगे, फर्न्स होंगे, प्लांट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मंकीज, मैमल्स सब होंगे यहाँ पे। मॉनसून फॉरेस्ट बायोम ये मिड लैटिट्यूड्स में पाया जाएगा। क्लियर डिफरेंस होगा यहाँ पे समर विंटर में, और 75 से 125 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल होगी। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगी यहाँ पे। हार्डवुड होगा ट्री का, इन्हीं जगह पे हार्डवुड ट्री का होगा। ओक, नीम, रोजवुड वेरी बेनिफिशियल। वुल्फ, बियर, एम्फीबियन, स्नेक्स ये सब यहाँ पे पाए जाएंगे। डेजर्ट बायोम वेस्टर्न पार्ट्स में होगा ये, कॉन्टिनेंट्स के मिड लैटिट्यूड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 से 35 डिग्री के बीच में बहुत हॉट दिन होंगे और सर्द रातें होंगी। एवरेज एनुअल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से कम होगी। मिनरल एनरिच्ड होंगे, मिनरल से। एलिमेंट्स डेफिशिएंसी होगी डीकंपोजर्स की सॉइल में। कैक्टस, टफ्टेड ग्रासेस, थॉर्नी श्रब्स, कुछ ट्रीज भी होंगी यहाँ पे। ये इस तरह के जानवर होंगे, लिजर्ड्स, कैमल, स्नेक्स। ग्रास साइट बायोम ये मिड लैटिट्यूड्स में होगी। ये आपने देखा वेस्टर्न पार्ट में होगी कॉन्टिनेंट के, ये इंटीरियर में होगा कॉन्टिनेंट के। दोनों कोल्ड और हॉट होगा, और एवरेज रेंज कितनी होगी? 25 से 75 सेंटीमीटर। हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा सॉइल में। वेजिटेटिव प्लांट्स होंगे यहाँ पे। प्रेरीज हमने देखा था ना, प्रेरी डॉग्स होंगे यहाँ पे स्पीशीज। स्क्विरल्स होंगी नॉर्थ अमेरिका में। फॉक्स, स्नेक, इंसेक्ट्स, एलिफेंट्स, लायन, जीब्रास, जिराफ अफ्रीका में। टाइगा बायोम क्या होगा? ये मिड और हाई लैटिट्यूड्स में होगा। बहुत कोल्ड वेदर होगा, ह्यूमिड वेट सीजन होगा, 50 सेंटीमीटर साल में बारिश होगी। एसिडिक सॉइल होगी, मिनरल्स का लैक होगा, जाहिर सी बात है। ट्रीज में स्प्रूस, फर, पाइन, लार्च, बाकी के एवरग्रीन फॉर ट्रीज होंगे यहाँ पे। कैरीबू, बेयर, रॉडेंट्स होते हैं चूहे वाली जो प्रजाति होती है सारी। वुल्फ, रेंडियर जिसपे सेंटा क्लॉज आता है, मैंने आपको बताया भी था। मिक एटसेट्रा यहाँ पे पाए जाएंगे। टुंड्रा बायोम ये 60 से 90 डिग्री लैटिट्यूड्स में फॉल करते हैं। लॉन्ग कोल्ड क्लाइमेट होता है। हार्श कंडीशंस होंगी, न्यूट्रिशन लेवल कम होगा, कंटिन्यूअस स्नोई सरफेस होगा। ग्रास, मॉस, लाइकन, माइग्रेटरी एनिमल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। आर्कटिक फॉक्स, आउल, रॉडेंट्स, कैरिबू ये सब यहाँ पे पाया जाएगा। तो एक बेसिक एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। कोई बोले आपसे डेजर्ट बायोम और आप बोल रहे हैं वहां पे बहुत बारिश होती है, तो ज्यादा ही हो जाएगा ना ये तो आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में आपके। चलिए, मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स हिंदुस्तान में जो हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से सवाल आता ही आता है, एक साल छोड़ के, तो ये आपको करके जाना है। मूवमेंट का नाम पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और स्टार्ट, और किस जगह पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट। जंगल बचाओ मूवमेंट देखिए 1980s में हुआ था, ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। इसको ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का भी बोला जाता है। जंगल बचाओ आंदोलन को सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। देखिए जगह पक्का से याद रखिएगा। एपिको मूवमेंट, अपीको मूवमेंट, ये अपीको एक वर्ड है कन्नड़ में जिसका मतलब होता है हग करना या फिर एम्ब्रेस करना किसी चीज को। साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1983 में। 1980s के ही मूवमेंट है देखिए अभी ये। और ये इंस्पिरेशन ली थी इसने चिपको मूवमेंट से जो नॉर्थ इंडिया में था। और इसके की लीडर, अब जिसमें लीडर इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बताए जाएंगे। की लीडर थे इसके पांडुरंगा हेगड़े, वेरी इंपॉर्टेंट। बालियापाल मूवमेंट 1986, अगेन 80s का मूवमेंट है ये। नेशनल टेस्टिंग रेंज के अगेंस्ट स्टैब्लिश हुआ था ये मूवमेंट। बेसिकली कहां पे? बालियापाल, भोगराई विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर, नदरन पार्ट ओडिशा के लोकेटेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये दो बातें, क्योंकि इतना फेमस नाम नहीं है कि हम बता दें बालियापाल कहां पे लोकेटेड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था किसके प्रोटेस्ट में?
सरदार सरोवर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट में जो नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा था। ये जॉइंट प्रोजेक्ट था किसका? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का। टिहरी मूवमेंट 1990s में कंस्ट्रक्शन बंद कराना था इनको टिहरी डैम का भागीरथी रिवर पे, मतलब बंद नहीं करा पाए। पर इस मूवमेंट में जो फ्रीडम फाइटर वीरेंद्र दत्त सकलानी ने इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? टिहरी बांध विरोधी संरक्षक समिति। पर इन मूवमेंट से काफी मतलब फायदे हो जाते हैं, मतलब जो जनरल पब्लिक होती है उनकी वॉइस रेज होती है। तो पब्लिक मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेसी। मैती मूवमेंट 1994, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, सबसे इंपॉर्टेंट। लीडरशिप कल्याण सिंह रावत की थी और यहाँ पे 1994 में कल्याण सिंह रावत ने स्टार्ट किया था ट्रेडिशन सैपलिंग प्लांट करने का, मतलब लड़की के घर पे, मैती जिसको बोला जाता है, मायका जिसको बोला जाता है बेसिकली। और मतलब ग्रूम प्लेस करेगा, जो दूल्हा होगा वो वहां पे करेगा, मतलब जो शादी पे जो रस्म होती है ना जूता चुराई की, उसकी जगह। तो ये काफी आइडिया था जो स्प्रेड हुआ था रेवोल्यूशन की तरह और बाकी कंट्रीज में भी, जहां पे ऐसे ट्रेडिशंस फिर स्टार्ट हो गए थे। वेरी नाइस ट्रेडिशन। बिश्नोई मूवमेंट एंड खिजराली मूवमेंट, ये राजस्थान में हुआ था बाय संत जाम्भोजी। और खिजराली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1731 में। सोचिए, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अजीत सिंह, अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 डॉटर्स ने खिजरी ट्रीज का कटना अपोज किया था। वो जाके उनसे चिपक गई थी, गले लग गई थी, लेकिन उन्होंने, अजीत सिंह ने उनको मरवा दिया था, जो लोग यहाँ पे एम्ब्रेस कर रहे थे ट्रीज को। चिपको मूवमेंट, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनडिवाइडेड यूपी इन द ईयर 1970। लीडर्स थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973, कहां पे? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। तो ये हमने सारे फेमस मूवमेंट्स देख लिए हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, जहां पे लीडर बताया गया वहां का लीडर और ईयर बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब कुछ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट्स देखिए इंडिया से। अभी हमने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट्स देखे, अब हम कुछ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट देखेंगे। देखिए, जादव पायेंग, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्लीज स्टार बना लीजिए इस पे। असम से आते हैं ये, और इन्होंने खुद एक इतना 550 हेक्टेयर लंबा मैन मेड फॉरेस्ट अकेले आदमी ने बनाया था। देखिए, तो क्या मुश्किल है इंसान के लिए? कुछ भी नहीं, फटाफट से वीडियोस देख लीजिए, पेपर क्लियर कर लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। सब आप सोचेंगे हो जाएगा आपका एग्जाम क्लियर। पॉजिटिव अप्रोच रखिए और हंसते रहिए, जरा वीडियो सुन रहे हैं हंसते रहिए। सलीम अली, इनको बर्डमैन बोला जाता है इंडिया का। अभी फॉरेस्ट मैन देखा आपने, बर्डमैन देख लीजिए। एक नेचुरलिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इनका कंट्रीब्यूशन एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ये है कि ये सिस्टमैटिक सर्वेस कंडक्ट कराते थे बर्ड्स का इंडिया में। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, फॉल ऑफ अ स्पैरो, बहुत अच्छी बुक है, किसी ने वक्त मिले तो पढ़िएगा जरूर। राजेंद्र सिंह, इनको बोला जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, मतलब कुछ बहुत ही बचकाने सवाल भी तो आते हैं, तो वो लिख देंगे यहाँ पे तीन चार, फॉरेस्ट मैन, बर्ड मैन, वाटर मैन। इन्होंने एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग के लिए काम किया था। मेधा पाटकर, ये बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में काफी मुख्य चेहरा रही हैं ये, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था इन चेंजिंग द इंडियन एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। किंकरी देवी, ये इन्होंने एक्चुअली एक वॉर वेज की थी किसके अगेंस्ट? इलीगल क्वेरिंग और माइनिंग के अगेंस्ट। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। और इनको स्त्री शक्ति अवार्ड मिला था 1999 में, और ये इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी बीजिंग में। MC मेहता, इनका है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से रिलेटेड है ये। गैंजेस और जो ताजमहल को करोड करती हैं पोल्यूशन, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया था और उसके लिए काम किया था, और इनको टाइटल मिला था ग्रीन एडवोकेट का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने एक PIL साइन किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 1984 में, और इन्होंने मैंडेट किया था कि एनवायरमेंटल स्टडीज को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप कंपलसरी कीजिए, पढ़ाया जाएगा तभी तो बच्चों को पता चलेगा ये सब। MS स्वामीनाथन तो बहुत फेमस हैं, फादर ऑफ ग्रीन, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इनको। तो ये तो आप बता ही सकते हैं क्या किया होगा इन्होंने इनके काम की वजह से हाई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हुआ था वीट क्रॉप्स में, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। रविंद्र कुमार सिन्हा, ये पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको, इंडियन बायोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, इन्होंने गैंजेटिक डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन के लिए काम किया था। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये बोटानिस्ट हैं इंडिया के, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बनाओ। नॉर्मन बोरलॉ, ये एक अमेरिकन एग्रोमोनिस्ट थे जिन्होंने इनिशिएटिव्स लीड किए थे। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो थे इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। देखिए, फर्क देख लीजिए प्लीज। कैलाश संखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो बड़े फेमस हैं, पढ़ा होगा आपने इनके बारे में, पहले डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। अभी हमने ऊपर प्रोजेक्ट टाइगर देखा था ना, याद भी है आपको? भूलते जा रहे हैं आप चीजें पुरानी।
और इनको कंजर्वेशन प्रोग्राम सेट किया था इन्होंने, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1992 में, और राजस्थान रत्न भी अवार्ड मिल चुका है इनको 2013 में। तो हमने मेन नाम देख लिए, क्वेश्चन आएगा इन्हीं से आएगा, और आप लोग जरूर करके आएंगे, इनसे बाहर आएगा तो कोई भी नहीं करके आएगा। देखिए थोड़ा पढ़ के जाइए पर पूरा पढ़ के जाइए, सिर्फ एक सोर्स पकड़िए आप और उसी को बार बार रिपीट कीजिए, आपका सिलेक्शन गारंटीड है। फिर अब हम देखेंगे कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवार्ड्स। राइट लिवलीहुड अवार्ड, ये कौन देता है इसको? राइट लिवलीहुड सोसाइटी देती है, लंदन बेस्ड है, और किसके लिए देती होगी? फॉर द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, इसको गोल्डमैन फाउंडेशन देती है यूएस की 1989 से, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली दिया जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड, अब देखिए ग्लोबल 500 अवार्ड मान लीजिए लिखा हुआ आ गया कहीं पे, और वो पूछे आपसे कि इनमें से कौन से अवार्ड्स एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, और उसमें ग्लोबल 500 है, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि नाम से तो नहीं लग रहा है, इसलिए ये पढ़ के जाने एक बार जरूरी है। ये कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है। सेम कंट्रीब्यूशन सब सेम है। गोल्डन पांडा अवार्ड, ये इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फिल्म देती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वैनिशिंग जाइंट्स, ये बेस्ड है ऑन वाइल्ड लाइफ, और इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो। जीडी बिरला इंटरनेशनल अवार्ड कौन देगा? बिरला फाउंडेशन देगा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंडियन कल्चर, रूरल एरियाज में दिया जाता है बेसिकली। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हर साल दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को जिसने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में अच्छा खासा काम किया है। 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था। महावृक्ष पुरस्कार 1993-1994 से स्टार्ट किया गया, नेशनल बोर्ड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट इसको प्रदान करती है। द इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज, डॉक्टर जगदीश शुक्ला एक इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं, कहां पे? जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी यूएस में, इनको प्रेजेंट किया गया था 52nd IMO प्राइज वॉशिंगटन डीसी में। ये हाईएस्ट अवार्ड है जो मीटियोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देता है। ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, पता होनी चाहिए आपको कौन कौन सी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड कंट्री का बेस्ट अवार्ड है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सासाकावा अवार्ड यूनेप देता है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, उनको दिया जाता है। और MS स्वामीनाथन को ये प्राइज मिल चुका है 1994 में। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहादुरी दिखाते हैं और एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन देते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने 26 अक्टूबर को MS स्वामीनाथन को अवार्ड किया था, वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर प्राइज। ये क्वेश्चन हमेशा रेलिवेंट रहेगा। वर्ल्ड एग्रीकल्चर अवार्ड फूड और एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया था, मतलब पहला किसको मिला है? दिस विल ऑलवेज रिमेन रेलिवेंट। ऐसे कुछ सवाल बहुत पूछता है PCS में, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। आप मेजर अवार्ड्स आपने देख लिए हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। हंसते मुस्कुराते फटाफट वीडियो कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो गया आपका एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे कुछ सेक्रेड ग्रोव्स। देखिए ये वो हैं जो पूजनीय माने जाते हैं कुछ प्रजातियों द्वारा, तो ऐसे ग्रोव्स का नाम और स्टेट का नाम थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। सेक्रेड फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में, सरना बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देवराय और पन्ना गोवा में। देखिए सरना झारखंड में भी, तो देखो झारखंड और बिहार पास पास हो गया, तो सरना ऐसे याद कर लो। देवराई देवगुड़ी, ये तो देखो मराठी नाम लग रहा है, तो महाराष्ट्र। गुम्फक और मोहक, देखो ये मणिपुर। अब देखो आपको, मुझे नहीं पता, पर जो नॉर्थ ईस्ट वाले नाम है ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इनसे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। देवारा ये कर्नाटका का। जोहरा ठाकुरामा उड़ीसा। अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि पुरी में ठाकुर जी का मंदिर है, जगन्नाथपुरी, तो उससे ऐसे याद कर लो, मतलब कैसे भी बस याद कर लो। कोविलकाडू पुडुचेरी। स्वामी शोला और कैलकाडू तमिलनाडु। गरमथान हरिथान वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल। ओरेंस, वेनिस शम्बलट, धे कैंक्रेस, अब देखो कैसे भी प्रोनाउंस कर लेना प्लीज, इनको बस याद कर लेना, राजस्थान। की ला लिगडो और लॉकिंग टैंक्स मेघालय। कायोस साराकाबू केरला, और शिफिन, कितना अच्छा नाम है, हिमाचल प्रदेश। बस ये थोड़े से याद करने हैं, एक दो बार इसको देख लेना तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। बस दो चार जो मुझे लगा मैं बता सकती हूँ आपको तो याद करने का तरीका, वैसे कर लो, आपके पास कोई तरीका हो तो, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब हम देखेंगे 8 नेशनल मिशन क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ये देखा करो उस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो या तो मैच द फॉलोइंग में बनेगा, कौन सा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एक तरह से और बन सकता है, ये 4-5 नाम लिख के बता सकता है कि इसमें से कौन कौन सा 8 नेशनल मिशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, वाटर मिशन,
नेशनल वाटर मिशन, ऐसे याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। मतलब कुछ बच्चे कमेंट ये भी करेंगे कि मैडम ने तो पूरा पढ़ा ही नहीं ना। तो ऐसे आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग अपना फायदा खत्म कर देते हैं क्रिबिंग करके। तो क्रिबिंग वाली आदत छोड़ दो बिल्कुल। यहां पे मैं आपको याद कराने के लिए बैठी हूं, पढ़ तो आप भी लोगे ही ना। वाटर मिशन 2011 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऐसे करके याद करो। ये हिमालयन इकोसिस्टम वाला मिशन ऐसे याद करो। मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैक्सिमम बच्चे गलत मार के आएंगे इसको। स्ट्रैटेजिक नॉलेज वाला, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इनके ईयर भी याद रखो। 2010 है हिमालय वाला, स्ट्रैटेजिक वाला 2008 है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। देखो दो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर। सोलर मिशन देख लो 2010 न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी 2010 मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखो सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल वाले दो हो गए, सस्टेनिंग द हिमालयन और सस्टेनेबल हैबिटेट, ये रूरल डेवलपमेंट वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेगी इसको। अब एक ग्रीन इंडिया 2014 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तो ये इन सबके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लिखा है, तो आप उन्हें भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि भाई ये तो पढ़ के जाना पड़ेगा ना आपको। अब देखो एक और आ गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हैबिटेट तो रूरल डेवलपमेंट देख रहा है, और एग्रीकल्चर को देखना चाहिए ना, ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री देख रही है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो प्लीज इनको अच्छे से आप पढ़ के जाना। चलो बहुत बढ़िया। बोटानिकल मेडिसिन देखेंगे हम कुछ। हर साल सवाल लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, देख लो पेपर उठा के अपने पुराने। मेडिसिन, उसका वेजिटेशन का सोर्स और उसका यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा सा स्टार बना लो इस पे। कैफीन तो बड़ा फेमस है, सब खाते पीते ही हैं इसको। तो टी कॉफी, ये साइको एक्टिव होता है, ब्रेन इफेक्टिंग स्टिमुलेंट होते हैं, कम पीनी चाहिए चाय कॉफी भी। और सुबह सुबह जो लोग उठ के चाय कॉफी पीते हैं ना, मतलब ये थोड़ा सा अलग वाला ज्ञान हो गया, पर नहीं पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ज्ञान सर भी कहते हैं ना, वो इतने एनर्जेटिक इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पानी पीते हैं सुबह बहुत सारा। तो अब बात मानो मत मानो, अप्लाई करके देख लो। टेट्रासाइक्लिन, ये सोर्स है बैक्टीरिया से निकाला जाता है ये, और ये बैक्टीरिया साइड है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन फंगस, एंटीबैक्टीरियल है, एक ही बार बस इसको काट लो। पेपेन, ये पपाया एक्सट्रैक्ट से निकलता है, ये डाइजेस्टिव इश्यूज को रिजॉल्व करता है। आपने जनरली देखा होगा कि जब पेट खराब होता है तो पपीता खाने की सलाह दी जाती है। मॉर्फिन क्या होता है, ये पॉपी से आता है, ये पेपावर सोमनिफेरम या फिर पॉपी। ये एनाल्जेसिक होता है, मतलब काफी जो हाई डोज पेन किलर्स होते हैं उसमें यूज होता है ये। मेंथॉल, मिंट से इसको निकाला जाता है, और ये एक्सटर्नली जो स्किन पे पेन होता है ना उसके लिए यूज होता है। एट्रोपाइन, बेलेडोना, पेन किलर है ये। क्विनाइन, सिंकोना से आता है, मलेरियल फीवर को ट्रीट करता है ये। कोकेन, एराइथ्रोक्साइलम कोका, एनाल्जेसिक होता है और एनेस्थेटिक होता है ये। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये सिंकोना ट्री के बार्क, छाल होता है ना पेड़ का, उससे निकाला जाता है। एंटी मलेरियल है ये और एंटी रिमेटिक है बेसिकली। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लिए हैं, तो ये आप पढ़ के जाइएगा जरूर, आपको पता होना चाहिए कौन सा किससे आ रहा है और इसका यूज क्या है। तब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो अब हम कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। इनका फाउंडेशन और हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम 1972। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और प्लीज इसको ध्यान रख के जाना, एक दो बार पढ़ के जाना इस टेबल को। हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी, केनिया में। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट 1974, हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी। ये ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसको स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जो 40 ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए पब्लिश की जाती है, और 3 दर्जन लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश करते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बस ये याद रखना, और इसका हेडक्वार्टर याद रखना। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 में अक्टूबर, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन पीस 1971, हेडक्वार्टर कहां पे इसका, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स में। अब ये साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना 1973, हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड। अभी ऊपर देखा ना आपने, जेनीवा स्विट्जरलैंड कहाँ पे था हेडक्वार्टर, नहीं अभी नहीं आया, ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड था। तो जो सेम वाले हैं वो थोड़ा सा याद रखने में आसान रहते हैं। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेटलैंड्स इंटरनेशनल फाउंडेशन 1995, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वेजेनाइजन, नीदरलैंड्स। अब प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है पर देख लेना आप। अब ये CMS है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979, बॉर्न, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। रॉटरडैम कन्वेंशन फाउंडेशन 1998, हेडक्वार्टर कहाँ है, रॉटरडैम, नीदरलैंड्स में। तो नीदरलैंड्स में बड़े सारे होते हैं हेडक्वार्टर। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड
फंड फॉर नेचर, ये वो वाला WWF नहीं है। 1961 ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इनका सेंटेंस है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। बेसल कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन 1989, हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फाउंडेशन 1922, देखिए कितना पुराना है ये, हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूके, आई मीन ये ओल्डेस्ट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन फाउंडेशन 2001, कहां पे, स्टॉकहोम स्वीडन। ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क फाउंडेशन 1976, हेडक्वार्टर है इसका कैम्ब्रिज यूके में। ठीक है, अब देखिए मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा एक लाइन इनके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, और खासकर ये CMS हो गया, साइट्स हो गया, ये रॉटरडैम कन्वेंशन और बेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन का आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे ये किस चीज से रिलेटेड है, और कमेंट डाउन करना है जरूर से, ठीक है, पिन किया जाएगा फिर वो कमेंट। चलिए अब हम कुछ लॉज देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, रिलेटेड लॉ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट 1992, दिस इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये अम्ब्रेला लॉ है। नेशनल एनवायरमेंटल एक्शन प्लान 1994, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी 2002, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2006, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये उनसे रिलेटेड लॉज हैं बेसिकली। अब ये सारे तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही याद रह सकते हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, अभी बड़ा हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे थे तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 1972 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। बेसिकली जो इलीगल पोचिंग हो रही थी, बहुत देखो हंटिंग बहुत होती थी ना पहले, खासकर अंग्रेजों के टाइम पे, और हड्डियों की और स्किन की जो तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए ये बेसिकली लाया गया था। इसमें अमेंडमेंट किया गया 2003 में और उसको बोला गया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो यहाँ पे पनिशमेंट और पेनल्टी को थोड़ा सा सख्त कर दिया गया था। अब 1972 से पहले इंडिया में सिर्फ 5 डेसिग्नेटेड नेशनल पार्क्स थे, अभी तो आपने देखा कितने हैं थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसमें स्केड्यूल्स बना दिए इन्होंने प्रोटेक्टेड प्लांट और एनिमल स्पीशीज के, और इनकी स्लॉटरिंग, इनकी हंटिंग, इसको बहुत ज्यादा मतलब हार्श कर दी इसकी पनिशमेंट और इलीगल बना दिया इसको। ये प्रोटेक्शन देता है एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स को। देखिए प्लांट्स को भी देता है ये प्रोटेक्शन। एक लाइन में ये पूछ ले कि किस किस को प्रोटेक्शन देता है ये, तो प्लांट्स गलत मत कराना। कितने स्केड्यूल हैं? 6 स्केड्यूल, रट लो बिल्कुल। स्केड्यूल पहला और दूसरा, इसमें पूरी प्रोटेक्शन है वाइल्ड लाइफ को, पूरी, मतलब बस उसको तो छेड़ नहीं सकते आप, उस जानवर को। ये प्रोविजन है मिनिमम 3 साल इंप्रिजनमेंट का, 10,000 रुपए फाइन का अगर इसको आप वायलेट करते हो तो। 3 और 4 स्केड्यूल में थोड़ी सी कम पनिशमेंट है, और 5th में ऐसे वाले जानवर हैं जैसे कि वर्मिन्स, वर्मिन समझते हैं आप, जो ये फसल वसल खराब कर देते हैं, रैट, स्क्विरल्स, क्रोज, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब, इनको हंट किया जा सकता है, ठीक है। और स्केड्यूल 6 में बैन है कल्टिवेशन और ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, जो इसमें स्केड्यूल्ड हैं उनको आप कल्टिवेट और ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज कमेंट डाउन करके बताएंगे, आप स्केड्यूल 6 के मुझे प्लांट्स का नाम लिख के देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। अभी मैं बता दूंगी आपको 1 मिनट में, कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और दूसरे लेजिस्लेशन जो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी में, इसमें वो सारे एनिमल्स हैं जो नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे रूल्स हैं, मतलब हाथी आप पाल नहीं सकते ना, पाल भी सकते हैं भाई कुछ लोग, अब इस चीज पे बहस हो जाएगी कि नहीं हम तो पाल सकते हैं मैम। तो बहुत सारे रूल्स, लॉज और ये सब बनाए गए हैं इनके लिए, थोड़ी हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो, ये मेड्रॉस वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887, ईजमेंट एक्ट 1882, बंगाल राइनोसिरोस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसिरोस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 52, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये थोड़े से बस मतलब थोड़ा नाम पता होने चाहिए आपको कि ये सारे के सारे हैं यहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड लॉज इंडिया में, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे वन महोत्सव। 1950 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे KM मुंशी, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, वन महोत्सव। इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई, मतलब इसमें तो पेड़ लगा ही लिया करो। क्या गोल होगा इसका, बताओ क्या गोल होगा भाई? फॉरेस्ट एरियाज जो ह्यूमंस प्लांट कर रहे हैं उसको इंक्रीज करना और कल्टीवेट करना, हैबिट प्लांट करने की, ट्रीज में प्लांट करने की, पब्लिक में ट्रीज को, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाइए, ये है इसका ऑब्जेक्टिव।
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडिपेंडेंस से पहले 1855 में फॉरेस्ट्री चार्टर इंडिया का अनाउंस किया गया। किसके रिकमेंडेशंस पे? डॉक्टर क्लीलैंड के। ये फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट थे पेगू के, उनके रिकमेंडेशन पे। अब 1864 में डाइट्रिक ब्रांडिस को अपॉइंट किया गया पहला इंस्पेक्टर जनरल इंडिया का। उनको इंडिया में बोला गया फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है, वैसे तो अब इतना रेलिवेंट फैक्ट नहीं है ये, पर फिर भी। अब ये कॉम्प्रहेंसिव फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया 1878 में। यहाँ पे फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रूरल फॉरेस्ट। इंडिया की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी किसके रिकमेंडेशन पे आई? डॉक्टर वोल्कर के रिकमेंडेशन पे। कब आई? 1894 में। पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया की, दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझना, ये प्रिपेयर हुई 1952 में, ठीक है, 1952 में। और 2003 में एक नोटिफिकेशन आया जिससे नेशनल फॉरेस्ट कमीशन इशू किया गया, मतलब फॉर्मेशन हो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन का। अब नई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम इस पॉलिसी के अंडर स्टार्ट किया गया। टिम्बर, फ्यूल, फॉडर और फूड प्रोवाइड करना रूरल ट्राइब्स को जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। वो कैसे होगा? जब आप फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दोगे। इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और जीन पूल को बचाना कंट्री के, और फॉरेस्ट कवर 1/3 हिस्से पे पूरे जोग्राफिकल एरिया के। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये इसका बेसिक एम है पॉलिसी का। तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स जो 2-3 मैंने आपको यहाँ बताए ये पता होने चाहिए। तो कभी देखो, आप कुछ फॉरेस्ट पे लिखना पड़े आपको, मान लीजिए ऐसे आ जाए फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो उसमें भी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो क्रोनोलॉजिकली, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना कि भाई पढ़ाई बहुत करी है। तो दोनों ही चीज में ये यूजफुल हैं चीजें, इसे एक ही तरह से मत देखिए आप, होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है ये, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूट्स जो रिलेटेड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अंडर ये बनाई गई थी और ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कंट्री में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है इन सब मैटर्स पे। हेड देखिए इनके कौन होते हैं? पीएम, प्लीज याद रखिएगा, पीएम इस बोर्ड के हेड होते हैं। 47 मेंबर्स होते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो प्लीज ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। हेड पीएम होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो भी मिनिस्टर होते हैं एनवायरनमेंट की कंट्री के वो होते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इंडिया में, उनको प्रिवेंट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। 5 रीजनल ऑफिस भी हैं, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई और जबलपुर में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1962 में आया। किसके अंडर? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर देखिए चेन्नई में है और रुक्मिणी अरुंडले इसकी फाउंडर हैं और डायरेक्टर भी रही हैं 25 साल तक इस बोर्ड की। वेरी इंपॉर्टेंट। बोटानिकल सर्वे और जूलॉजिकल सर्वे, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं जो 1890 में स्टैब्लिश हुए थे। देखिए कितने पुराने हैं ये ब्रिटिशर्स ने किए थे वैसे तो स्टैब्लिश, के उनको एक्चुअली एक सर्वे बनाना था कि कितने प्लांट रिसोर्सेज हैं और कितने एनिमल रिसोर्सेज हैं जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए। और जूलॉजिकल आया 1916 में। ये सबसे पुराने हैं देखिए दोनों। हेडक्वार्टर दोनों के ही कोलकाता में हैं और इनके काफी सारे रीजनल सेंटर्स भी हैं, ठीक है। तो ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। पीएम बस याद रखिएगा नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखिए प्लीज, ये वाले वो हैं फैक्ट्स जो आते ही आते हैं पेपर में, ऑफ्ट रिपीटेड हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखने ही रखने हैं। किसने इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया? चार्ल्स एल्टन ने 1927। आप चाहें तो ईयर भी देख सकते हैं, ठीक है। द शॉर्टर द फूड चेन द डैश विल बी अवेलेबल एनर्जी मोर। जाहिर सी बात है, जितनी लंबी फूड चेन होगी वो एनर्जी 10% लॉ पढ़ा है ना आपने, कम होती चली जाती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? 30 डिग्री पे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, सब बताया था मैंने आपको। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार में। लार्जेस्ट एरिया सारे फॉरेस्ट टाइप्स में से जो है इंडिया में वो कौन सा है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। मॉनसून फॉरेस्ट भी बुलाए जाते हैं ये। In view of the rapid pace of agricultural expansion in grasslands, this biome is called store of the future. जो पानी के ऊपर ऑयल गिर जाता है उसको बोलते हैं ऑयल सिल्क। रेड डेटा बुक फॉर इंडियन प्लांट्स इज पब्लिश्ड बाय हुम? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इन नहीं बायो का, या चलो इन भी कि बोटानिकल सर्वे में पब्लिश होता है। ड्यूरेशन 3rd नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का 2017 से 2031, मतलब कि चल रहा है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान पहली बार रिलीज हुआ था 1982 में।
इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को बोला जाता है टॉप स्लिप। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क आते हैं, कौन कौन से? बांडीपुर और नागरहोल। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस। स्मॉलेस्ट साउथ बटन नेशनल पार्क। जब हम पढ़ रहे थे सारे नेशनल पार्क तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा आइडिया रखिएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले का एरिया देख के। ओशियानिक नेशनल पार्क कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स, तो ये तो तुरंत आना चाहिए आंसर निकल के, मध्य प्रदेश। पहला ग्लोबल समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट यूनेस्को ने जो ऑर्गेनाइज किया था 1985 में, कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन। कहाँ है कोपेनहेगन? बताइए जरा कमेंट डाउन करके। ग्रीन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, पहले तो यही ध्यान रखना कौन डेवलप करता है? वर्ल्ड बैंक। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? प्रॉपर्टी, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। पूछ सकता है कौन कौन से हैं। सरफेस एल्बिडो अर्बनाइजेशन की वजह से कम होगा ज्यादा होगा? भाई डिक्रीज तो होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बसते चले जाएंगे तो सनलाइट, एल्बिडो क्या होता है? जो सनलाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए आनी भी तो चाहिए जगह पे, तो वो कम होता चला जाएगा। पहली बार एक नया चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ने ऐड किया इकोनॉमिक सर्वे में, कब? 2011-12 में। वर्ल्ड्स फर्स्ट सेव टाइगर कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, वेरी फेमस। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन 1978 में बना, कहां पे? पटना, कैपिटल ऑफ बिहार। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी 1980 दिल्ली। जट्रोफा जो है जिससे बायोफ्यूल बनता है, तो जो ये जट्रोफा है ये कौन से पार्ट से आता है? ये सीड से आता है, ये बेसिकली बीज होते हैं। एंडोसल्फान क्या है? इंसेक्टिसाइड है। बैट्स को क्या कहते हैं? रडार ऑफ नेचर बोलते हैं। डचिंगम नेशनल पार्क, वेरी वेरी इजी, अब तक हम पढ़ चुके हैं। कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको, बताया था ना मैंने, याद है? नहीं है? विक्रमशिला पार्क कहाँ पे है? भागलपुर बिहार में है। किसके लिए फेमस है? डॉल्फिन्स के लिए। केलामेरू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, किसके लिए फेमस है? पेलिकन और सी बर्ड्स के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस काफी बार आते हैं इनसे। अब हम देखेंगे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? ये तो हम पढ़ते रहते हैं कौन से कहाँ लोकेटेड है, होती क्या है? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो साइट्स हैं, वो कल्चरल या फिर नेचुरल साइट्स हैं जिनको आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का कंसिडर किया जाता है और जो इंस्क्राइब्ड हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और ये लिस्ट कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी निकालती है, बेसिकली यूनेस्को की कमिटी है वो इसको निकालती है। तो इस तरीके से मतलब ये वो साइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशंस, की वो भी इनको अप्रिशिएट कर सके और एंजॉय कर सके। तो अब आप देख लीजिए इंडिया में कितनी है? 40 नंबर पता होना चाहिए एक तो। इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? धोलावीरा। ये खरप्पन सिटी है रन ऑफ कच्छ में, जो कि यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 27 जुलाई 2021 को इंस्क्राइब की गई है। इंडिया ने सबमिट किया था नॉमिनेशन डॉजियर धोलावीरा के लिए और जनवरी में इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला हुआ था ऑलरेडी 2014 में। और ये वन ऑफ द वेरी वेल प्रिजर्व्ड हैं अर्बन सेटलमेंट्स है साउथ एशिया में, जो कि 3rd to mid 2nd मिलेनियम BC का को डेट करता है। पढ़ा है हम सबने एंशिएंट इंडिया में इसके बारे में पूरा, तो अब ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 39th कौन सा है? दैट इज रुद्रेश्वरा टेम्पल, रमप्पा टेम्पल जिसको बोलते हैं, पालमपेट वरंगल तेलंगाना में है। ये भी जुलाई में 2021 में ही लिस्ट हुआ था। ये लेटेस्ट हैं दोनों, तो इसलिए पहले लिखे हुए हैं। अब हम पूरी लिस्ट भी देखेंगे। और इसका नॉमिनेशन भी गया था यूनेस्को में और डिसीजन हुआ 44th सेशन। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए दोनों के नाम, 39th कौन सा और 40th कौन सा है, ठीक है। अब कुछ कल्चरल साइट्स हैं वो देख लीजिए आप, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर हैं, इसकी प्रोटेक्शन के अंडर हैं। 22 हैं ये। आगरा फोर्ट यूपी, अजंता केव्स महाराष्ट्र, एलोरा केव्स महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, फतेहपुर सीकरी यूपी, याद करते जाइए यूपी में कितने हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मध्य प्रदेश, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स एट तंजावुर, गंगा कोंडा चोलापुरम एंड दारासुरम तमिलनाडु, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पतडकल कर्नाटका, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची एमपी, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एमपी, देखिए कितना पुराना है ये। चंपानेर पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क गुजरात, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, अंबर एंड गागरोन फोर्ट्स 2013। और अंबर और गागरोन फोर्ट्स जो हैं वो राजस्थान स्टेट आर्कोलॉजिकल और म्यूजियम्स के अंडर प्रोटेक्शन में हैं। राजस्थान में रानी की वाव, क्वीन स्टेपवेल, पतन गुजरात में, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, ठीक है।
22 हो गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट दो हैं, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया दार्जिलिंग नीलगिरी कालका शिमला वेस्ट बंगाल तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे पहले, महाराष्ट्र। अब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के अंडर है एक, कौन सा होगा वो, महाबोधि टेम्पल होगा कॉम्प्लेक्स का, बोध गया बिहार। और राजस्थान स्टेट आर्कोलॉजिकल और म्यूजियम्स के अंडर कौन सा, जंतर मंतर जयपुर। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बूसियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, चंडीगढ़। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017, गुजरात। अब प्रोटेक्शन ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर क्या है, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जयपुर सिटी राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है नेचुरल साइट्स, वो की कितनी है, 7, ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, क्योलेडो नेशनल पार्क राजस्थान, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड, और वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये कुछ हमारे, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मिक्स्ड साइट भी है एक, ये भी एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपकी 39th देख लीजिए कौन सी है, अभी तो देखी आपने, और 40th गुजरात। तो ऐसे हमने हमारी 40 की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख लें। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, और कौन सा किस स्टेट में लोकेटेड ऐसे भी पूछ सकता है, कौन सा किस मिनिस्ट्री के अंडर है ऐसे भी पूछ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो वो हमें पता होना चाहिए। देखिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम अभी किस पे हैं, हम भारत स्टेज नॉर्म 6 पे हैं, यूरो 6। जैसे हमारा नाम है ना भारत स्टेज 1, तो ऐसे ये बेसिकली यूरो 1 है, ये यूरोप में चलता है तो उसके नाम से लिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं BS1 2001-2002 पे आया था नेशनल लेवल में, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, और फिर फिफ्थ आया। अच्छा हमने इसमें से एक स्किप किया है, कौन सा स्किप किया है ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। अब मतलब हमने एक जंप किया है बेसिकली, तो वो कौन सा जंप किया है वो आप मेरे को बताएंगे। और अभी फिलहाल हमारा 1 अप्रैल 2020 से ही चल रहा है नेशनल लेवल पे BS6, तो स्किप कौन सा किया है ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। मेजर एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स, बहुत आता है सवाल। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फेवरेट क्वेश्चन, नीरी नागपुर महाराष्ट्र। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फेवरेट क्वेश्चन, इज्जतनगर बरेली। लार्जेस्ट म्यूजियम इंडिया में, चेन्नई तमिलनाडु। लार्जेस्ट फिश एक्वेरियम, मुंबई महाराष्ट्र। लार्जेस्ट जू कौन सा है, अलीपुर कोलकाता। बर्ड पार्क कौन सा है सबसे बड़ा, भरतपुर राजस्थान। और लार्जेस्ट जू दुनिया का, क्रूजर नेशनल पार्क, कहां पे है ये बताइए। और सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है बर्लिन जर्मनी, ये इधर आना चाहिए था पर चलिए कोई नहीं, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप मुझे बताइए क्रूजर नेशनल पार्क कहां पे है, सबसे बड़ा जू जिसको हम बोल रहे हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस, उनके सोर्सेज और इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टार बना लो इस पे। गैस का नाम, उसके सोर्स और उसके इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड सबका फेवरेट। कंबशन ऑफ फ्यूल और फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, गैसोलीन, कोल, वुड, क्या करता है ये, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, इसी की वजह से तो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है फ्यूल का उससे होता है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ब्रीदिंग इश्यूज। सल्फर डाइऑक्साइड कंबस्टिबल फ्यूल से, एसिड रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो फ्यूल बर्न होते हैं फर्नेसेस में, टेम्परेचर बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ाता है। ओजोन, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ग्लोबल वार्मिंग और रेस्पिरेटरी इश्यूज। और क्या करता है ये ओजोन, पता ही होगा आप लोगों को क्या करता है ये, बाकी तो। मीथेन, नेचुरल गैस, लैंडफिल्स, वेस्ट, लाइवस्टॉक फार्मिंग, कोल माइनिंग एंड पैडी फील्ड से होता है ये। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये इससे होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, ओजोन डिप्लीशन। अदर हाइड्रोकार्बन्स, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, टेम्परेचर बढ़ाना और आंखों में जलन करता है ये। फ्लाई ऐश, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी पूछा जाता है। एस्थमा और बाकी के इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस इसकी वजह से ही होते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट देखेंगे और उनके अंडर आने वाली चीजें देखेंगे। देखिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। यूनियन लिस्ट में देखिए न्यूक्लियर एनर्जी आती है, मिनरल रिसोर्सेज, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और मेजर पोर्ट्स, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ आता है, क्लेanलीनेस, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन, ड्रेनेज, क्रीमेशन एंड ब्यूरियल्स, ठीक है। कॉन्करेंट में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ देख लीजिए,
और फॉरेस्ट दोनों ही कॉन्करेंट में आते हैं। फैमिली वेलनेस, फूड एंड कमोडिटीज और आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। शारावती वैली कहाँ पे आता है? कर्नाटका में। सतकोशिया जॉर्ज ओडिशा, पिरोटन आइलैंड गुजरात, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं वैसे, पर जो शायद छूट गए हैं वो हैं ये तो हम देख चुके हैं, ये रह गए। अतुर नगरम तेलंगाना, गोरुमारा देख चुके हैं हम, पोचरम तेलंगाना। ठीक है, ये कुछ सैंक्चुरी और उनके स्टेट्स हैं एडिशनल, ये आप यहां से देख सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, रामसार साइट्स कितनी है? 75। अपडेटेड लास्ट 28 दिसंबर 2022, लेटेस्ट डेटा है एकदम, कुछ भी इसमें अपडेट होगा आपको आपके एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा। 13 सितंबर 2022 तक टोटल 75 रामसार साइट्स हिंदुस्तान में हैं। रामसार कन्वेंशन, जिसको वेटलैंड्स एग्रीमेंट बोला जाता है, ये कहाँ साइन हुआ था? ये हुआ था 2 फेब 1971 को रामसार में। रामसार एक जगह है जो कि कैस्पियन सी के किनारे पड़ती है ईरान में, इसीलिए इसको रामसार ट्रीटी कहा जाता है और इसको वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। फोर्स में आया ये 75 में, देखिए साइन हुआ 71 में, फोर्स में आया 75 में, दोनों डेट्स याद रखनी है आपको। इसका फॉर्मल नाम क्या है? ट्रीटी ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटर बर्ड हैबिटेट्स। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, तो पता ही चल रहा है आपको, और ये गाइड करती है कोऑर्डिनेट करने में, कंजर्व करने में प्रॉपर यूज वेटलैंड्स का, जो कि कितना एरिया है वेटलैंड्स का इंडिया में? 44.7%, 4.7%। ठीक है, और इंडिया ने इस ट्रीटी को कब साइन किया? 1982 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 71, 75, 82, तीसरा साल जो आपको याद रखना है। और कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है इसके? हमारी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, सॉरी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आप कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। एक बहुत अच्छी पिक बनाई हुई है सर ने, जो कि टेलीग्राम पे अपलोडेड है। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, आप वो पिक देख सकते हैं और उसको पोस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में। इंडिया की सबसे बड़ी रामसार साइट कौन सी है? सुंदरबन वेटलैंड्स। ठीक है, 4230 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है इसका। सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड, आर्द्रभूमि बोलते हैं इनको, हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा वेटलैंड्स किस में है, मतलब सबसे ज्यादा रामसार साइट्स किस स्टेट में है इंडिया के? तमिलनाडु में, देखिए 14 है। इंडिया की सबसे उत्तरी रामसार स्थल, मतलब नदरन मोस्ट रामसार साइट, वूलर लेक। कहाँ है वूलर लेक? बताइए जरा। और ईस्टर्न मोस्ट लोकटक लेक, ये भी बताइए कहाँ है। वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है? नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी। सदर्न मोस्ट अष्टमुड़ी लेक। ठीक है, अच्छा किन स्टेट्स में एक भी रामसार साइट नहीं है? देखिए झारखंड में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, तेलंगाना में नहीं, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, इनमें एक भी साइट नहीं है। पहला वर्ल्ड का रामसार साइट कौन सा था? देखिए कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में 1974 में डेजिग्नेट हुआ था। और सबसे ज्यादा जो एरिया अंडर रामसार प्रोटेक्शन है वो किस कंट्री के पास है? बोलीविया के पास है। और कितनी पार्टीज हैं सीओपी में, इसके कन्वेंशन में? 172, लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इंडिया की वेटलैंड्स, रामसार साइट्स, रामसार वेटलैंड साइट्स इन इंडिया, WE होगा। चलिए, तो अष्टमुडी वेटलैंड केरला, देखिए ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन और एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पे देख ली है, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? पंजाब। भीतरकनिका मैनग्रूव्स उड़ीसा। भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चिल्का लेक उड़ीसा। दीपोर बील असम। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल। हरीके लेक पंजाब। हुकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। कबरताल वेटलैंड बिहार। कंजली लेक पंजाब। केलोडगना नेशनल पार्क राजस्थान। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब। कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश। लोकटक लेक, अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था वैसे, मणिपुर। लोनार लेक महाराष्ट्र। ये क्रेटर लेक है एक, बेसिकली क्रेटर के इंपैक्ट से बनी हुई झील है ये। ठीक है, नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी गुजरात। नंदुर मध्यमेश्वरी महाराष्ट्र। नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पंजाब। नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी यूपी। देखिए काफी लेटेस्ट है ये, 2019 वाले हैं ये सब, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और पार्वती आगरा सेम 2019 यूपी। और पॉइंट कैलिमोर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। पोंगडैम लेक हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। रोपड़ झील या फिर रोपड़ लेक पंजाब। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा। समन बर्ड सेंचुरी 19 देखिए यूपी। समसपुर बर्ड सेंचुरी यूपी, ये भी 2019। सांभर लेक राजस्थान। संडी बर्ड सेंचुरी यूपी, ये भी 2019 में। और सरसाई नावर झील यूपी 2019 में। अब है सस्टमकोटा लेक केरला। सुंदरबंस वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल। सुरिंसर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर। सुर सरोवर ये 41st है यूपी। ठीक है,
असान कंजर्वेशन रिजर्व यूपी 2020, ये तो और लेटेस्ट वाले हैं। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख 2020 में। समोरोरी लेक लद्दाख। अपर गंगा रिवर ब्रजघाट से नरोरा तक उत्तर प्रदेश। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला। वूलर लेक जम्मू कश्मीर। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा। थोल लेक गुजरात, ये देखिए 2021 वाले हैं ये, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। वाधवाना वेटलैंड गुजरात 2021 वाले हैं, लेटेस्ट एकदम। हैदरपुर वेटलैंड यूपी 2021। और देखिए खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022, ठीक है, गुजरात। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी 2022 में। करिकली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु 2022। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 2022 में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, ये हमने मैंग्रोव में भी पढ़ा था 2022। पाला वेटलैंड मिजोरम 2022, ठीक है। संख्या सागर या साखिया सागर एमपी 22 में। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, ये भी 22। रंगनाथितु बर्ड सेंचुरी कर्नाटका 2022। नंदा लेक गोवा 2022। सतकोशिया गॉर्ज या जॉर्ज उड़ीसा 2022। उद्यामर्थडपुरम, मार्थंडपुरम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, सेंचुरी तमिलनाडु 2022। वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, देखिए सब 2022 वाले हैं, सब लेटेस्ट वाले हैं, देख रहे हैं आप, तो ये याद रखिएगा सब जितने भी हैं। अब आगे वेलोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, देखिए पुराने क्या होता है ना, हम बार बार पढ़ रहे होते तो हमें याद रहते हैं, हमें लेटेस्ट वाले याद रखने हैं। वेम्बनुरु वेट कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। कुथंकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। टम्पारा लेक उड़ीसा। हीराकुड रिजर्वॉयर उड़ीसा। अंसुपा लेक उड़ीसा। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। वाडुवर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। कंजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। और ये हैं हमारे शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। देखिए लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा 2-3 बार देख लीजिएगा आप तो आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। अब स्टेट वाइज रामसार साइट्स और उनके नंबर, तो ये तो देखिए सबसे ज्यादा वाले हमें देखने हैं। तमिलनाडु में है देखिए 14, यूपी में है 10, पंजाब में है 6, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, उड़ीसा में 6 हैं, मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में भी 4, हिमाचल प्रदेश में 3। हर तरह से आपको बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा किसमें है, किसमें बिल्कुल नहीं है, ये भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। केरला में 3 है, महाराष्ट्र में 3 है, वेस्ट बंगाल में 2, राजस्थान में 2, लद्दाख में 2, हरियाणा में 2, त्रिपुरा में 1, कर्नाटका में 1। अब ये भी आपको बस पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं, जो ऊपर देखे हैं आपने भी। गोवा में 1, मणिपुर में, उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, इन सब में 1 है, बिहार में भी 1 ही है। अब उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, 10 रामसार साइट्स हैं इसमें, यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। अलग से देखिए हर चीज आपको रेडीमेड डेटा अवेलेबल कराया गया है, आपका सिर्फ काम यह है उसको रिपीटेडली देखना और एग्जाम आपका क्लियर है एकदम। देखिए आपको 100% पेपर ठीक नहीं करके आना है, लेकिन जो आसान सवाल हैं जो आप पढ़ के गए हैं वो मत गलत करके आइएगा बस। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है, 10 किलोमीटर है ये बिजनौर से, ठीक है। और नवाबगंज सबसे छोटी है ये, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये उन्नाव में पड़ती है, ठीक है। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा में, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में, संडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में, सरसाई नावर लेक इटावा में, सुर सरोवर आगरा में, अपर गैंजेस रिवर, ये सबसे बड़ी है, यूपी की सबसे बड़ी की बात हो रही है, सबसे छोटी अभी नवाबगंज। अपर गैंजेस रिवर ब्रजघाट से नरोरा बुलंदशहर, और बखीरा बर्ड सेंचुरी ये संत कबीर नगर में है। तो ये हम देख चुके हैं कि यूपी के कौन से, मतलब रामसर मेरे हिसाब से आपका होलिस्टिकली तैयार हो गया है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको जो भी बताने लायक इसमें था, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है ये, बीचेस सर्टिफाइड अंडर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन इंडिया। देखिए अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप का मिनिकॉय, थुंडी और कदमत बीचेस को इंक्लूड किया था इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में। ब्लू बीच ये एक इको लेबल है, जो सबसे जो साफ बीचेस है ना दुनिया की, उनको ये सर्टिफिकेट या लेबल दिया जाता है। अब इससे इस जो नंबर ऑफ बीचेस हैं इंडिया के अंडर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिनको मिला हुआ है वो हो गया है 12। तो पहले तो आपको ये नंबर याद रखना है। अब देख लीजिए कौन कौन सी हैं। शिवराजपुर गुजरात, पाडुबिद्री कर्नाटका, कासरगोड कर्नाटका, कोवलम तमिलनाडु, कप्पड़ केरला। देखिए पता है कई बार वो बीच का नाम और स्टेट भी मैच कराने के लिए दे सकता है, तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे तो है ही कि ब्लू फ्लैग के अंडर है ये। ईडन पुडुचेरी, गोल्डन उड़ीसा, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश,
खोगला दीव में और राधानगर अंडमान एंड निकोबार में। 11th है कड़मट बीच लक्षद्वीप और मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप। अच्छा, कौन देता है इसको? ये फाउंडेशन है फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, FEE, जो इसको ये मतलब जो रिकॉग्नाइज करता है इको लेवल। और इसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी रिलेटेड और एक्सेस रिलेटेड क्राइटेरिया को आपको मीट करना होता है और उसको फिर मेंटेन करना होता है। इसका मिशन है सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना टूरिज्म सेक्टर में, एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देना और बाकी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू सस्टेनेबिलिटी देना टूरिज्म सेक्टर को, क्योंकि बीच पे वो बीच तो टूरिज्म को ही प्रमोट करता है ना ज्यादा, मतलब बीचेस पे काफी टूरिस्ट जाते हैं, तो ये वो है कि जो सबसे साफ बीचेस हैं। तो आप प्लीज ये नाम ध्यान रखिएगा और कौन देता है ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड पे और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सबने बहुत अच्छे से ये वीडियो देखा होगा। जो भी आप लोगों को क्वेरीज या डाउट्स लगते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेल। मेरी साइड से आपको कोई मिस्टेक लगी हो, मेरी साइड से आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप प्लीज कमेंट डाउन करके बताइएगा, वो चीज़ पक्का से ध्यान में रखी जाएगी। और इसी नोट के साथ आप फिर से एक बार पेड ग्रुप के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे, आपको ज़रूर फायदा होगा। सब पेड मटेरियल, रिटन मटेरियल आपको फ्री पीडीएफ्स के लिए, जो फ्री मटेरियल है वो हम यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जितना भी पेड ग्रुप का मटेरियल है और जो पीडीएफ किसी को चाहिए, उसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, थोड़ा सा मेरा स्माइली टेढ़ा हो जाता है, लेकिन आप मेरी फीलिंग जरूर समझिए यहाँ से। एंड ऑल द बेस्ट। विद दिस नोट हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।